हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरवल क्लासेस। आप सभी का बहुत स्वागत है इंटरवल क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम जो इकोनॉमिक्स है यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था, इसको हम कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट सिर्फ इस हिसाब से करेंगे कि जो हमारा पेपर है यानी कि जो दरोगा जैसे या फिर कनिष्ठ सहायक जो पेपर है हमारा, इन सभी में जो इकोनॉमिक्स पूछी जाती है उसमें काफ़ी फैक्चुअल इकोनॉमिक्स पूछी जाती है और डिटेल भी होती है। तो ऐसी डिटेल्स होती हैं जो पेपर के हिसाब से ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ना कि ऐसा कि एक्स्ट्रा आपको मेंस तक की तैयारी करने के लिए पढ़ना पड़ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सिर्फ वन डे एग्जाम्स को फोकस करके बनाई गई है ये वीडियो, और इसमें हम कंप्लीट इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे। एक ही दिन में आप क्या कहते हैं सारा का सारा रिवीजन कर सकें, एक ही वीडियो से रिवीजन कर सकें। इसका पर्पस सिर्फ यही रहने वाला है। जो भी आपके इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस होते हैं लगभग वो सारे के सारे क्वेश्चंस इससे कंप्लीट हो जाएंगे, और जो क्वेश्चंस बचते हैं आपके करंट अफेयर्स वाले वो करंट अफेयर के वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो हो सकता है 1 से 1.5 घंटे के बीच के आसपास की वीडियो होगी, लेकिन इसके अंदर आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक गतिविधियाँ क्या होती है? जहाँ पर पैसे का क्या हो, लेन देन हो। यानी कि आप जहाँ भी पैसे का लेन देन करते हैं, किसी को देते हैं पैसे या फिर किसी से पैसे लेते हैं, तो उस जगह पे क्या होता है, इकोनॉमिक्स का यूज़ हो रहा होता है। और ये किसकी एक शाखा है? तो समाज विज्ञान यानी कि आपका सोशल साइंस की एक शाखा है, ठीक है। तो ये बात हमें एक ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र आखिर होता क्या है, इकोनॉमिक्स आखिर होती क्या है। तो ये बात हमें यहाँ से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, वो भी किसमें कि जिसमें मानव की आर्थिक गतिविधियों की। अब ऐसा ना करो कि कहीं मतलब कि जानवरों की या फिर किसी और चीज़ की बात करने लग जाओ। तो सिर्फ मानव की जहाँ आर्थिक गतिविधियों की बात होती है और उसका जहाँ अध्ययन किया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। ये बात हमें समझ में आई। अब देखो, इकोनॉमिक्स के जनक कौन है? तो इकोनॉमिक्स के दो जनक हैं, ठीक है। एक है आपका एडम स्मिथ, जिन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, यानी कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स का क्या कहा जाता है? आपका जन्मदाता कहा जाता है। और जॉन मैनार्ड कीन्स, ठीक है, इनका भी नाम आपने काफ़ी सुना होगा इकोनॉमिक्स के अंदर, कि समष्टि अर्थशास्त्र के क्या हैं? आपके जनक हैं, ठीक है। तो आधुनिक अर्थशास्त्र की अगर बात की जाए तो कौन है? एडम स्मिथ हैं। और अगर समष्टि अर्थशास्त्र के जनक की बात की जाए तो जॉन मैनार्ड कीन्स हैं, ठीक है। अब देखो, इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स आपकी दो तरीके की इकोनॉमिक्स होती है। एक होती है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो यानी कि हिंदी में समष्टि, और आपका माइक्रो यानी कि व्यष्टि। तो समष्टि का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि बड़े लेवल पर जो इकोनॉमिक्स यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स की जहाँ बात की जाती है, ठीक है। बड़े ही मतलब कि आप जैसे समझने की कोशिश कीजिए कि देखो, जहाँ पे एक इंडिविजुअल यानी एक इकाई की बात होगी, एक पर्सन की जहाँ बात होगी, उसके खर्चे कैसे होंगे, क्या सारी चीज़ें होंगी, वो क्या होगा आपका? वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। जहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि जो पूरी अर्थव्यवस्था है, सपोज करते हैं कि एक अगर आप इंडिविजुअल आपके ऊपर स्टडी की जा रही है कि आप क्या कहते हैं कितना खर्चा करते हो, किस जगह पे पैसे इन्वेस्ट करते हो और किस जगह से आपके अर्निंग होती है, ठीक है। आपकी सेविंग्स क्या है, आपके एक्सपेंडिचर्स क्या हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जहाँ पे चेक की जाती हैं, उसी चीज़ों को क्या कहा जाता है? आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। जहाँ पे अर्थव्यवस्था की एक इकाई का अध्ययन किया जाता है। आप एक का मतलब सिर्फ आप अकेले नहीं हो सकते हो। अगर हम बात करेंगे तो हो सकता है कि स्टेट की बात कर रहे हो ये, ठीक है, और हो सकता है ये सिर्फ एक कंट्री की बात कर रहे हो। तो इस तरह से जब क्या आते हैं, पर्टिकुलर एक इकाई की बात की जाती है, यानी कि कोई एक क्या आता है ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक पर्सन है, ठीक है, जहाँ पे भी सिर्फ एक व्यक्ति की बात की जाएगी और एक ही इंसान की बात की जाएगी, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि छोटे लेवल पर, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि बड़े लेवल पर, ठीक है। तो बड़े लेवल पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जहाँ अध्ययन होता है, कि जहाँ पर ऐसी ऐसी छोटी इकाइयाँ मिल के सारी इकाइयों को एक साथ अध्ययन किया जाता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इतना आपने जाना कि क्या कहते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक हैं वो जॉन मैनार्ड कीन्स हैं, और जो आपके आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं वो एडम स्मिथ हैं, ठीक है। और ये क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स आपके दो तरीके की बटी हुई है, एक माइक्रो में और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक। ये बात हमने समझी। अब देखते हैं, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? कि द वेल्थ ऑफ नेशंस। ध्यान रखना कि द वेल्थ ऑफ नेशन एग्जाम में इतनी बार पूछी गई है, हर एक एग्जाम, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, ठीक है, चाहे स्टेट एग्जाम्स हो, हर एक एग्जाम में इस बुक का जिक्र मिलता है। और ये पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, ठीक है। तो एडम स्मिथ इसके जनक हैं। और अगर आपसे सवाल आता है कि इनकी बुक कौन सी है, तो द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि कब प्रकाशित हुई थी? तो 1776 में, यानी कि 1776 में ये किताब प्रकाशित होती है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, अगला सवाल जो आता है अक्सर
कि क्या आता है सेक्टर्स कितने हैं, यानी कि क्षेत्र कितने हैं इकोनॉमिक्स के। तो देखो मोस्टली जो इसके क्षेत्र होते हैं वो आपके प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें और डिटेल में तो इसके चतुर्थक क्षेत्र भी होता है और पंचक क्षेत्र भी होता है। ठीक है, एग्जाम से पूछा जा सकता है, कई बार एग्जाम से पूछा भी गया है, तो इसलिए ध्यान रखना। वैसे आपसे मोस्टली यहाँ पर जो उत्तराखंड के स्टेट एग्जाम्स है उसमें ये तीन ही सेक्टर से सवाल देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, तो देखो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है कि जहाँ प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जुड़ी समस्त गतिविधियाँ जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य, खनन, उत्खनन आदि सम्मिलित होते हैं। यानी कि जिस भी जगह पे आपका क्या आता है रॉ मटेरियल का क्या हो रहा होगा, प्रोडक्शन हो रहा होगा। ठीक है, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन कर रहे हो। अब जब भी उत्पादन का कार्य करोगे, जैसे कि हम यहाँ पे कृषि में क्या कर रहे हैं, खेत में क्या आते हैं आपका फसलों को लगाते हैं। पशुपालन में हम क्या करते हैं, उनसे दूध, मिल्क, डेयरी बाकी सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, मत्स्य में क्या करते हैं, मछली पालते हैं। ठीक है, खनन में हम क्या करते हैं, माइनिंग वाइनिंग करते हैं। ठीक है, उत्खनन में भी हम ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपका बेसिक लेवल पे होती हैं, यानी कि प्राकृतिक रूप से डायरेक्टली हम उस पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं डायरेक्टली, यानी कि उसका उत्पादन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा प्राथमिक क्षेत्र हुआ। ठीक, अब देखो अगर हम बात करें द्वितीयक क्षेत्र की, तो अब यही जो सामान यहाँ पर निकला है, अब उसको क्या कहते हैं, अगर हम फैक्ट्री में लेके जाते हैं तो वही आपका सेकेंडरी सेक्टर हो जाता है। दैट मीन्स कि देखो विनिर्माण क्षेत्र जहाँ पे उस चीज़ को बनाया जाएगा। ठीक है, रिवॉल्व किया जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें सिंपली, तो जैसे सपोज़ कीजिए कि हमारा हेमेटाइट्स है, उससे से लोहा बनाया जाएगा, तो उसके कई अयस्क पाए जाते हैं ज़मीन के अंदर डायरेक्टली। अब उनसे क्या करा जा रहा है कि उसे बनाने का काम कर रहा है, उसका निर्माण का काम हो रहा है। गैस, विद्युत, ये सारी चीज़ें जो काम हो रहा है, जिनकी आपूर्ति का काम होता है। ठीक है, गैस पहले आप कहाँ से निकालना, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे, लेकिन उसकी सप्लाई और बाकी सारे काम कहाँ से होंगे, आपके सेकेंडरी सेक्टर के थ्रू। ठीक है, जो भी उसकी रिफाइनिंग होगी, ठीक है, एलपीजी में कन्वर्जन होगा, बाकी सारी चीज़ें होंगी, जैसे भी हम करेंगे, वो सारा का सारा काम कहाँ होने वाला है, द्वितीयक क्षेत्र के अंदर होने वाला है, यानी सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी सेक्टर। अब यहाँ से जब भी आगे हम बढ़ते हैं तृतीयक क्षेत्र की तरफ, तो तृतीयक क्षेत्र क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की सेवाएं, जैसे हम बात करते हैं बीमा, बैंकिंग, ठीक है, रियल एस्टेट, परिवहन, संचार, अन्य का जो नाम की जो सेवा क्षेत्र होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, आपका तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र मतलब ऐसा समझिए कि आप जहाँ पे बैठ के काम कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप जहाँ सर्विस का काम करते हैं, सर्विस मतलब सर्विसेज देने का काम। ठीक, यानी कि बेसिकली ना तो आप उत्पादन करोगे, ना ही आप उसे बनाओगे। आप क्या करोगे, सीधे उसे डायरेक्टली या तो लोगों तक पहुँचा रहे हो, किसी मतलब एक मीडिएटर का काम करोगे जहाँ पर। ठीक है, बीमा कंपनियाँ क्या करती हैं, आपको एक बीमा प्रोवाइड करती हैं, ना वो पैसा खुद लगाती हैं। ठीक है, और ना ही पैसा क्या है बनाती हैं। ये दोनों काम किसी और के हैं, लेकिन क्या है उनका काम है इन दोनों को मिलाना। ठीक है ना। और बैंकिंग सेवाएं भी ऐसी होती हैं कि आप पैसा रखोगे उसमें, किसी और को पैसा दिया जाता है और बीच में वो मीडिएटर का काम कर रहे हैं। ठीक है, रियल एस्टेट में भी सेम चीज़ होती है, परिवहन वाले भी क्या करते हैं, सेम काम करते हैं। ठीक है, बस कहीं और, ठीक है, और उसके बाद उसे पहुंचाना लोगों को वहां तक। बाकी काम सब लोगों का है, लोग पैसा लगाते हैं, लोग ही सब कुछ करते हैं। ठीक है, तो वो सारा काम जहाँ पे सर्विस देने का काम होता है, सेवा क्षेत्र का काम, वो सारा का सारा किस में आता है, तृतीयक में आता है। अब देखो चतुर्थक क्षेत्र की जरूरत क्या पड़ गई, तीन क्षेत्र यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं उत्तराखंड के पर्पस में कि उत्तराखंड के पर्पस में सेकेंडरी सेक्टर का योगदान सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है, फिर उसके बाद टर्सरी सेक्टर है और उसके बाद प्राथमिक सेक्टर है। ठीक है, ये उत्तराखंड की क्रोनोलॉजी है। अगर हम बात करें इंडियन क्रोनोलॉजी की, तो इंडिया के अंदर आपका जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक योगदान है वो आपका है तृतीयक क्षेत्र का, फिर तृतीयक क्षेत्र के बाद द्वितीयक क्षेत्र और फिर प्राथमिक क्षेत्र। ये इंडिया के कंपैरिजन में है। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। ठीक है, और इसी के अंदर आपका क्या आता है, यहाँ पर पर्यटन भी है। ठीक है ना, द्वितीयक क्षेत्र के अंदर ही यहाँ पर पर्यटन को भी सम्मिलित किया गया है उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना हमें। अब देखो चतुर्थक क्षेत्र की बात करते हैं, तो चतुर्थक क्षेत्र में क्या आता है आपका शिक्षा, खोज और अनुसंधान, यानी कि जो इससे भी थोड़ी लाविश लाइफ जीते हैं, मतलब थोड़ा सा इससे भी ऊपर होते हैं, उनकी सैलरी पे स्केल बढ़िया होती है। आप देखोगे एक बैंकिंग कर्मी होगा, ठीक है, उसकी सैलरी थोड़ी कम होती है, बीमा वाले की भी थोड़ा जो बीमा उमा देते हैं। ठीक है, तो जो इनसे भी बेहतर काम करते हैं, ठीक है, जो खोजने का कुछ रिसर्च का काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई इसरो में साइंटिस्ट है, ये सब चीज़ें हैं, ये जो काम करते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या है, वो इसमें शिक्षा, खोज और अनुसंधान वाले सब चतुर्थक क्षेत्र में आ जाते हैं। और पंचक क्षेत्र में कौन से आते हैं, जो सबसे ऊपर लेवल पे होंगे, यानी कि उच्च किस्म की सेवाएं, जैसे उच्च स्तर के सरकारी अधिकारी, ठीक है, जैसे कि आपका कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, ठीक है ना, और कंपनियों के वरिष्ठ प्रबंधक, कानूनी सलाहकार। ठीक है, तो कानूनी सलाहकार जैसे कि आप सपोज कीजिए कि अगर हम कैग की बात करेंगे तो कैग किस में आएगा, तो कैग आएगा इसमें आपका पंचक क्षेत्र में आएगा। आप उसे चतुर्थक क्षेत्र और इसमें थोड़ी रखोगे। ठीक है ना, तो ऐसे सर्विसेज जो क्या आते हैं बहुत ही हाई फाई होती हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं किसकी, जैसे कि अगर हम बात करें तो वरिष्ठ प्रबंधक, यानी कि किसी का सीईओ है, ठीक है, किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, ऐसे कोई बड़ी बड़े लेवल पर है, जो मतलब उससे ऊपर कोई लेवल होता नहीं है। ठीक है, मोस्टली
तो उस जगह पर अगर कोई बंदा है तो वो क्या होगा आपका, वो पंचक क्षेत्र के अंदर अपने आप ही आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि कैबिनेट मिनिस्टर है, तो कैबिनेट मिनिस्टर से ऊपर कोई पोस्ट नहीं होती है। तो दैट मीन्स कि ये क्या है आपकी, ये आपके उच्च किस्म की यानी पंचक क्षेत्र का व्यक्ति है। ठीक, ये हमने समझा सेक्टर्स के बारे में। सेक्टर के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। और अगर रही बात ये सारे पीडीएफ्स की, तो पीडीएफ के मैंने 150 चार्ज रखे हुए हैं। आपको जो भी पीडीएफ्स हैं यानी कि जो 11 पेपर्स हैं, ठीक है, आपके लास्ट 1 ईयर में हुए 11 पेपर्स उसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। ठीक, मैं आपको बता दूँ 11 पेपर्स होंगे उसके अंदर, और प्लस क्या आते हैं 10 कनिष्ठ सहायक से रिलेटेड पेपर्स हैं जो भी आज तक हुए हैं, और उसके साथ आपके हिंदी, पॉलिटी, हिस्ट्री, हिंदी कह रहा हूँ मैं, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के नोट्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड रहने वाले हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इसमें हिंदी की जो आपके बुक्स की पीडीएफ है वो भी उसके अंदर ही मिलेगी आपको, और साथ में विंसर की ईयर बुक भी इसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का रेट देखो बहुत ही जेन्युइन रखा है मैंने, 150 रुपीज़ रखा है। अगर आपको परचेज़ करना हो तो आप क्या आता है हमारे व्हाट्सएप के दिए नंबर पर कॉल करके या फिर क्या आता है व्हाट्सएप करके भी डायरेक्टली वो परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बात करते हैं कि राज्य की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है। तो देखो जब अगर हम बात करते हैं ना किसी राज्य की, तो उसमें जो अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स से पैसे का लेन देन है वो कैसे होता है। तो देखो उसके 3 तरीके होते हैं, एक होता है एक पूंजीवादी, एक समाजवादी और एक मिश्रित अवस्था। इसके बाद अलग भी होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें मेनली यही जानना है क्योंकि मेनली क्या है पूरी कंट्रीज़ ने इन्हीं तीनों को अपना रखा है एक तरीके से। ठीक है, इसके अलावा भी होता है, बट हमें ये समझना है कि इन्हीं में ही होड़ चलती रहती है कि हम पूंजीवादी हैं, हम समाजवादी हैं, हम क्या कहते हैं कुछ अलग हैं। तो इसी तरह से इकोनॉमिक्स काम भी करती है। तो अब देखो होता क्या है ना कि जब क्या कहते हैं वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ था, तो उसके बाद ही क्या कहते हैं क्या कहते हैं लोगों में होड़ लग गई थी कि 2 तरीके की विचारधाराएं बढ़ गई थी। एक हुई थी जो अमेरिका की विचारधारा थी, जो लोग क्या कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मानते थे, और एक थी आपके रशिया यानी रूस की विचारधारा, जो लोग क्या कहते हैं आपके समाजवादी यानी कि इसमें मानते थे। ठीक है, तो अमेरिका वाले पूंजीवादी में और रूस वाले इसमें, तो इन दोनों में आपस में कोल्ड वॉर भी चलता है उसके बाद 1945 के बाद। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने। तो अब देखो पूंजीवादी आखिर होता क्या है, तो पूंजी से ही समझ में आ रहा है कि जिसका पैसा होगा, यानी कि पैसे वालों की जो अर्थव्यवस्था होगी, यानी कि कंट्रोल किसके हाथ में होगा, पैसे वाले लोगों के पास। ठीक है, तो जब ऐसी कोई बात आए तो पैसा किसके पास होगा, ठीक है, तो पैसा होगा मार्केट में जिसके पास, वो अपने हिसाब से रेट तय करेगा। यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, कैपिटलिस्ट या ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जो भी क्या कहते हैं रेट तय होगा, बाजार में मूल्य तय होगा, वो डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड करेगा बाजार पर। ठीक है, और बाजार में कौन मूल्य सेट कर सकता है ये आपको पता है, जिसका पैसा होगा। ठीक है, अगर कोई कंपनी है जैसे जियो है आज के समय पे, ठीक है ना, तो जियो क्या कर रही है, तो जियो ने अपने प्राइसेस बहुत डाउन कर दिए। ठीक है, अब उनकी मनमानी चल रही है, तो मार्केट में क्या है सबको अपने प्राइसेस डाउन करने पड़े क्योंकि ये फैसिलिटी इस हिसाब से दे रही है। अब इसके पास कोई बैरियर नहीं है, इसके पास बहुत सारा पैसा है। ठीक है, ये चाहती है कि क्या कहते हैं मेरे पास ग्राहक जुड़ जाए और मेरे पास इतना पैसा आता पैसा है कि खर्च ही नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसके सामने अपना स्टार्टअप खोलना चाहूँ जियो के सामने, तो क्या मैं खोल सकता हूँ, नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है ना कि मैं 1 रुपये में ही सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा दूँ लोगों को। लेकिन इसके पास इतना पैसा है कि ये लॉस उठा सकता है 1 साल तक, जब तक इसके पास करोड़ों ना आ जाए। उसके बाद हो सकता है तो ये बहुत ज़्यादा हाई कर दे इस रेट को, क्योंकि ये अकेला मार्केट में होगा। ठीक है, तो ये होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसमें क्या होता है कि उत्पादन एवं वितरण साधनों पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है। ठीक है, यानी कि जो भी प्राइवेट सेक्टर होगा उसका क्या कहते हैं स्वामित्व हो जाएगा अपने आप। प्राइवेट सेक्टर यानी कि आप समझ रहे हैं कि जो भी क्या कहते हैं हो प्राइवेट यानी कि निजी, यानी कि जो लोगों का खुद के बिजनेसेस होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल होता है खुद का। ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या कहते हैं इसमें क्या कहते हैं बाजार में उसका क्या कहता है रेट क्या रहेगा। जैसे सपोज करते हैं अभी हम, ठीक है, अभी हमने क्या कहता है पेट्रोल के ऊपर से इसे जीएसटी की स्लैब से बाहर रखा हुआ है। ठीक है ना, तो अभी क्या होता है कि जब रॉ मटेरियल यानी कि वहाँ से फ्यूल जो है आपका क्रूड ऑयल जो है वो सस्ता भी मिल रहा है। सपोज़ वहाँ पे अभी अभी क्या था 40 बैरल और डॉलर के हिसाब से मिल रहा है। ठीक है, आज के समय पे तो इतना मिल रहा है, लेकिन अभी भी रेट क्या है उसका 91 रुपीज़ है। ठीक है, और जब क्या आता है मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उसमें क्या था कि आपका जो फ्यूल के रेट्स थे या वो जो क्रूड ऑयल जो आपका मतलब कच्चा तेल आता है उसका जो रेट था वो 150 बैरल पर डॉलर था। ठीक है, तो इतना था उस वक्त भी आपको 70-71 रुपये मिलता था। ये इस वजह से मिलता था क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का हस्तक्षेप था। तो गवर्नमेंट क्या करती थी इस पर कंट्रोल करती थी, लेकिन अभी क्या करा है गवर्नमेंट ने इसके ऊपर हस्तक्षेप करना यानी कि कंट्रोल करना थोड़ा सा रोक दिया है। तो दैट मीन्स कि क्या हुआ है कि कंपनी अपने हिसाब से मनमानी कर रही हैं और इतना पैसा अपना कमा रही हैं। तो गवर्नमेंट पर दबाव मतलब आ नहीं सकता है क्योंकि गवर्नमेंट अभी क्या कहते हैं इसको फ्रीज हैंड दे रखा है थोड़ा सा कि हाँ मतलब अब देखो बाद में कंट्रोल लाएगी वो बात अलग है, मगर इस वक्त अभी इन्होंने क्या कर रखा है कि थोड़ा सा छूट दे रखी है।
तो अब देखो ये सारी चीज़ें होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर, यानी कि पूरा का पूरा कंट्रोल किसके आ जाता है, बाजार पर आ जाता है। यानी कि अगर आप लोग क्या आते हैं किसी चीज़ की डिमांड करने लग जाओगे बहुत ज़्यादा, तो उस चीज़ के रेट अपने आप ही क्या होंगे, अपने आप ही क्या होंगे। जब किसी चीज़ का जब रेट बहुत मतलब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है बहुत ही ज़्यादा मार्केट में, तो क्या होता है फिर उस चीज़ के क्या होता है, रेट अपने आप ही हाई हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा डिमांड होगी उतना ज़्यादा क्या आते हैं आपका उसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और साथ साथ में उसके रेट भी इंक्रीज़ किए जाएंगे, क्योंकि लोगों को लगेगा कि हाँ इसमें फ़ायदा है। अभी देखिए बीच में क्या आते हैं आपका 200 रुपये किलो टमाटर चल गया था, तो लोगों ने सभी क्या सोचा कि चलो भाई टमाटर ही उगा लेते हैं। लेकिन अभी क्या आते हैं लोगों ने डिमांड ही ख़त्म कर दी कि भाई नहीं लेंगे, टमाटर नहीं लेंगे, तब उसके रेट क्या होते हैं अपने आप नीचे आ जाते हैं। तो ये सारा किस पे डिपेंड करता है, ये आपका बाजार यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है ऐसा। समाजवादी क्या होती है, समाजवादी यानी कार्ल मार्क्स की विचारधारा है ये। ठीक है। इनका कहना ये था कि उत्पादन एवं वितरण जो साधन है उसमें राज्य का स्वामित्व होना चाहिए। और क्या कहते हैं जैसे क्यूबा, उत्तर कोरिया, ये जो कंट्रीज़ हैं ये भी उदाहरण ध्यान रखना है। ठीक है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से मानते हैं। यहाँ पर कौन मानने वाला है पूंजीवादी को, अमेरिका, ब्रिटेन। ठीक है। इनकी अर्थव्यवस्था जो है ये पूंजीवादी टाइप की है। और अगर हम बात कर रहे हैं समाजवादी की, तो देखो क्यूबा हो गया, उत्तर कोरिया होगा, ये यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है ये कैसी है, समाजवादी है। ठीक है। तो इनका मानना ये होता है कि जो वितरण है उस पर पूरा सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। क्यों, अब ऐसा क्यों होना चाहिए, देखो कि अब क्या है ना कि एक बड़ी कंपनी वाला व्यक्ति है। ठीक है। तो अब मैंने जैसे जियो का एग्जाम्पल लिया था, तो अब जियो का अगर ऐसा रहेगा और गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी मार्केट में कि उसने अगर स्लैब नहीं लगाया कि चलो ठीक है आप 200 रुपये के आते हैं नीचे कोई भी प्लान नहीं बेच सकते। ठीक है। क्यों, क्योंकि ये मिनिमम बेस प्राइस होता है इसका। ठीक है, इस प्लान का। और तभी क्या आते हैं एक जो दूसरा व्यक्ति है वो भी अगर मार्केट में सपोज करते हैं हम एयरटेल है, ठीक है, अगर ये यहाँ पर क्या आते उतरेगी तो इसके पास भी तो कहते हैं रेवेन्यू कमाने के लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा होने के लिए मतलब मौका होना चाहिए। ठीक है। तो वो क्या करेंगे कि 200 रुपये का स्लैब लगा देंगे ताकि ये कंपनीज बहुत नीचे डाउन मार्केट को ना लेके जाएं, और क्या कहते हैं दूसरा व्यक्ति भी यहाँ पे खड़े होकर यहाँ पे अर्निंग कर सके, ताकि कल के दिन जब ये 2000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर लेगा तो ये भी तो फ्री दे सकता है इसके हिसाब से मुकाबला करके, तब ये भी देगा। ठीक है। तो मार्केट ऐसे काम करता है। ठीक है ना। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये माना जाता है कि क्या कहते हैं जो राज्य का है वो हस्तक्षेप होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई क्या कहते हैं गरीब है, ठीक है, जिस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता, हम बात करते हैं जैसे न्यूज़पेपर की, अगर हमें न्यूज़पेपर क्या आता है 7 रुपये का मिलता है आज के समय पे, तो 7 रुपये उसकी कॉस्ट नहीं होती उस न्यूज़पेपर की, उस पेपर की कॉस्ट करीबन 50 से 60 रुपये होती है। ठीक है। तो लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है इस पर सब्सिडी देती है, तब हमें वो 7 रुपये का मिलता है ताकि जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो हमारे पास तक पहुँच सकें। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि इस पर सब्सिडी देगी हमें, क्योंकि राज्य का हस्तक्षेप है इसी वजह से हमें मिल पा रहा है, अदरवाइज़ तो हम अफोर्ड ही नहीं कर पाते, सिर्फ अमीर लोग ही क्या आते हैं 50-60 रुपये में उसे खरीद पाते हैं, और न्यूज़ लेने का अधिकार सिर्फ उन्हीं के पास होता है। तो इस तरह से क्या होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था काम करती है पूरी तरह से। ठीक है। अब जब बात आई कुछ कंट्रीज़ के बीच में, जब ये वॉर चल रही थी आपस में, ठीक है, कि इसलिए हम पूंजीवादी को अपनाएंगे, हम क्या था समाजवादी को अपनाएंगे, तब कुछ लोगों ने कहा कि हम न्यूट्रल रहेंगे। और फिर उन्होंने सोचा और उन्होंने एक नई अर्थव्यवस्था को निकाला, वो है थी आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें क्या आते कुछ फैक्टर्स पूंजीवादी के लिए गए, कुछ क्या आते हैं समाजवादी के। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये आपका भारत है। ठीक है। भारत में आप देखोगे कि दोनों तरीके से काम होता है, कुछ जगहों पर सरकार का हस्तक्षेप पूरी तरह से है और कुछ जगहों पर क्या आता है प्राइवेट सेक्टर का है। ठीक है। कुछ जगहों पर दोनों का आधा आधा क्या आते हैं शेयर रहता है। तो इस तरह से हमें समझना है। देखो पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता, मौजूदा उदाहरण क्या है आपके भारत की अर्थव्यवस्था है कि यहाँ पे दोनों का ही रहता है। ठीक है। अब देखो आप समझने की कोशिश करते हैं कि आर्थिक समृद्धि क्या होती है और आर्थिक विकास क्या होता है। देखो किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि को आर्थिक समृद्धि कहते हैं। ठीक है। तो जब क्या कहते हैं आपके वस्तु एवं सेवाओं में उत्पादन में जब वृद्धि हो जाती है ना, तो उसे हम आर्थिक समृद्धि कहेंगे। ठीक है। यह मात्रात्मक होती है, संकेत के लिए इसे जीडीपी, जीएनपी, प्रति व्यक्ति आय आदि का यूज़ करते हैं। तो आर्थिक समृद्धि में क्या आता है आपका, जैसे जीडीपी हो गई आपकी, ठीक है, कि कितनी आपकी मतलब कि जो कंट्री है वो कितना अच्छा ग्रो कर रही है। ठीक है। वो यानी आपके पास पैसा कितना ज़्यादा है, तो वो आपकी आर्थिक समृद्धि हुई। और आर्थिक विकास की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, देखो ये हुई इंग्लिश में, अगर आपका इसका वर्डिंग मीनिंग हुई, आई थिंक ग्रोथ होगा इसका मीनिंग। ठीक है ना। और ये हो गया आपका डेवलपमेंट। ठीक। तो ऐसे ध्यान रखना है। तो देखो ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ आपका ये मैंने बताया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है आर्थिक विकास का। तो आर्थिक विकास में लोगों के जीवन में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन हो सकते हैं, जैसे कि HDI, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, PQLI। ठीक है। तो आप समझते हैं देखो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो देखो जब ग्रोथ की हम बात करते हैं तो सिर्फ पैसा, हमने बहुत सारी बिल्डिंग्स बना दी, बहुत सारे, ठीक है, पैसा ही पैसा आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास गाड़ियाँ हैं, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या हवा नहीं है।
हवा बहुत ही दूषित है दिल्ली के अंदर, EQI इंडेक्स बहुत ही डाउन जा रहा है, ठीक है, पानी नहीं है साफ़ पानी पीने के लिए, बाकी बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती जा रही है। लेकिन क्या हो रहा है, वो आपका ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है, ग्रोथ ऐसी हो गई कंट्री की कि कंट्री ने एकदम मतलब पैसे ही पैसे कमा लिए हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, गुणवत्ता यानी क्वालिटी नहीं है। तो जब क्वालिटी की हम बात करेंगे ना, देखो यहाँ पे तो क्वांटिटी मिलती है सिर्फ, यहाँ पे क्या होता है क्वालिटी भी मिलती है। तो जब क्वालिटी की बात करेंगे तो वो हम आर्थिक विकास की बात करते हैं। इसीलिए हमारे आप देखोगे कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आए तो उसमें क्या लगा हुआ है, डेवलपमेंट लगा है, विकास का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आते हैं, ठीक है। तो MDG और जो SDG गोल्स लाए गए वो इसीलिए लाए गए क्योंकि सारी कंट्रीज़ की इसमें लगी थी, ग्रोथ करने में लगी थी कि हमें ग्रोथ करनी है, हमें पैसा कमाना है, हमें भी अपने यहाँ के लोगों को प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय GDP को बढ़ाना है, GNP को बढ़ाना है, हमें ये सारी चीज़ें करनी है। लेकिन क्या हुआ, तभी बात की गई कि भाई अगर आप इसे बढ़ाते रहोगे तो आप तो पूरे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हो, ठीक है, और उसके साथ आप कहते हैं जो लिविंग स्टैंडर्ड है और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो तो ख़त्म हो रही है ना। तो इसलिए फिर आर्थिक विकास की बात की गई। तो आर्थिक विकास की जब हम बात करते हैं तो इसमें समझो कि इसमें आपका सिर्फ आर्थिक ही विकास नहीं होता है, इसमें आपका सामाजिक विकास भी होता है कि आप सोसाइटी में रह रहे हो तो सोसाइटी भी अच्छी होनी चाहिए, आपके रोडें सही बननी चाहिए, बाकी आपकी क्या कहते हैं नालियाँ प्रॉपर होनी चाहिए, सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। सांस्कृतिक यानी कल्चर भी आपका ख़त्म नहीं होना चाहिए, उसका भी पूरा का पूरा क्या आता है एविडेंस मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है सिर्फ क्वांटिटिव रूप में नहीं क्वालिटेटिव रूप में भी क्या आता है परिवर्तन होंगे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन जो होते हैं मगर क्या आते हैं उसको साथ में लेकर चलना पड़ता है। तो इसीलिए हमने बात की कि आते हैं आपका जो एक रैंक आती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो आप देखोगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसीलिए निकाला जाता है कि आपके क्या आते हैं मानव विकास सूचकांक में आपकी रैंक क्या है, ठीक है। देखोगे आप कि उसके अंदर आपकी गरीबी कितनी है आपके यहाँ पर, ठीक है, आपके यहाँ पे बेरोजगारी कितनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए, आपका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, तो ये सारी चीज़ें इसी के अंदर देखी जाती हैं इसीलिए, ठीक है। तो जैविक कहते हैं जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक भी इसे मतलब आपका ये किसको देखता है, डेवलपमेंट को देखता है, ठीक है, विकास कैसा है आपके यहाँ पर, ठीक। अब देखो, अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पूछा जाता है कि HDI क्या है, यानी कि मानव विकास सूचकांक, आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या है। तो इसे देखो शॉर्ट में समझना है हमें बहुत अच्छे से कि देखो महबूब उल हक जो थे पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, ठीक है ना, ये आए थे, इन्हें क्या कहा जाता है, इसका प्रतिपादक कहा जाता है, ठीक है। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादक की अगर हम बात करें तो कौन है, महबूब उल हक है, और पाकिस्तान ये क्या थे, एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। इसके साथ ही आप एक इंडियन क्या थे इकोनॉमिक्स भी थे, उनका नाम आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे फैक्ट्स रटे होंगे तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ठीक, बाकी कोई और रीज़न नहीं। अब यहाँ पे देखो बात करते हैं कि इसे जारी कौन करता है, तो देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसे जारी करने वाला कौन होता है, आपका UNDP होता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, प्रोग्राम, ठीक है। तो UNDP, तो D फॉर क्या हो गया डेवलपमेंट और P फॉर क्या हो गया प्रोग्राम, और UN से तो आपको पता ही है यूनाइटेड नेशंस, ठीक है ना, और हिंदी में क्या बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। तो ये इसे जारी करता है, तो ये ध्यान रखना है। अभी किस किस आयाम पर चेक करता है ह्यूमन डेवलपमेंट को कि मानव का विकास हुआ है, इसके मतलब उसके डायमेंशंस होते हैं ना कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि मानव विकास में हम किसे किसे मानेंगे। तो मानव विकास में हम जब स्वास्थ्य की बात करेंगे, शिक्षा और जीवन स्तर, ये 3 चीज़ों को हम देखेंगे तभी हम मानेंगे कि क्या आते हैं कि मानव विकास हो रहा है। तो ये 3 डायमेंशन सेट किए गए, यानी 3 आयाम सेट किए गए। तो पहला था आपका स्वास्थ्य, क्या कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, ठीक है, जितने भी वहाँ पे लोग हैं उस कंट्री में उसके उनको एजुकेशन मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है, ये भी देखा जाता है। जीवन स्तर, यानी कि आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड, कितना इंसान वहाँ जी रहा है, उसका जीवन स्तर है कैसा, ठीक है। अब अगर हम बात करें, एक अमेरिका में USA में बंदा है, ठीक है, और एक इंडिया में, ठीक है, दोनों का लिविंग स्टैंडर्ड एक जैसा तो नहीं है ना। एक बंदे को क्या हो रहा है, रोड खराब मिल रही हैं, सड़कें बेकार मिल रही है, पानी भी नहीं सही मिल रहा है और हवा नहीं मिल रही है सही। एक व्यक्ति को क्या कहते हैं वही सारी चीज़ें सब प्रॉपर मिल रही हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि उस जगह पे आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है नीचे आ जाता है और इस जगह पे आपका ऊपर चला जाता है। इसलिए आप देखोगे कि जो भी आपके क्या आते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर उनका HDI इंडेक्स हमेशा ही ऊपर होता है, ठीक है। क्यों, रीज़न सिर्फ सिंपल सा रीज़न है, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम बात करें कि देखो जो HDI है, ठीक है, 2021-22 की बात करें तो इसमें शामिल कितने देश थे टोटल, 191। शीर्ष स्थान किसका था उस वक्त पे, स्विट्जरलैंड था, और अंतिम स्थान किसका था, दक्षिण सूडान का। अभी भी दक्षिण सूडान के बाद कोई भी कंट्री ऐड नहीं हुई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, ये बात। अभी देखो, अभी आपको क्या कहते हैं HDI इंडेक्स, जो अभी लेटेस्ट वाला HDI इंडेक्स आया है वो आपको क्या कहते हैं और क्या कहते हैं जितने भी इंडेक्स आए हैं सारे के सारे, मतलब जितने भी अभी आपके सूचकांक और जिसमें भी इंडिया की रैंक क्या क्या रही है, ये सारी के सारे मैं अलग से एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा। अभी एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है इसमें कि कितनी है, ठीक है, बट आप लोगों को अगर याद है तो आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए मुझे कि कितनी है, ठीक है।
अब देखो सर्वप्रथम जारी किया गया था तो कब किया गया था, तो वर्ष 1990 में क्या था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी किया गया था। ठीक है, इसके संकेतक की बात करते हैं हम कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है, यानी कि कितने बच्चे, जो बर्थ रेट है यहाँ पे कैसा है। ठीक है, और स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष कितने हैं, कि कितने बच्चे, कितनी एज में बच्चा क्या है स्कूल जाने लग जाता है, और स्कूल अवधि के औसत वर्ष कितने हैं, कितने टाइम तक स्कूलिंग करता है, और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय क्या है, तो यानी कि आपकी जो भी प्रति व्यक्ति यानी पर कैपिटा इनकम क्या है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखी जाती है इसमें। अब देखो अगला टॉपिक है हमारा, ये इसमें सिंपल सा कि भारत में जो प्लानिंग कमीशन था, ठीक है, उसका क्या इतिहास रहा है, वो किस तरह से आया, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो भारत में नियोजन का इतिहास, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसे लेके कौन आता है, तो प्लानिंग क्या आता है, भारतीय नियोजन के पिताजी को कहा जाता है, वो एम क्या आता है, विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। और इनकी जो पुस्तक थी यानी कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ठीक है, तो इसी में क्या आता है, मैं 10 वर्षीय योजना की बात की गई थी, लेकिन हमारे यहाँ पे लेके कितनी आई गई, 5 वर्षीय योजना लेके आए थे ना, तो 5 ईयर प्लानिंग कमीशन आया था। लेकिन जो इसका अगर हम बात करें कि इसके पिता कौन थे, तो वो एम विश्वेश्वरैया थे, जिन्होंने 10 वर्ष की प्लानिंग कमीशन की बात की थी। ठीक है, अब देखो राष्ट्र नियोजन बोर्ड में यानी कि प्लानिंग कमीशन के क्या आते हैं, बोर्ड में कौन कौन होता है, तो इसका गठन जो है आपका 1946 में होता है, और इसकी सिफारिश पर क्या आता है, योजना आयोग का गठन किया गया। तो आपको पता है कि 1 जनवरी 2015 को क्या आता है, आपका योजना आयोग बना दिया गया था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है, तो केसी नियोगी हैं, और 1950 एक मिनट, हाँ, तो ये देखो इसके अध्यक्ष कौन है, तो केसी नियोगी हैं। और यहाँ से अगर हम बात करें तो सर्वोदय योजना जो आई थी इसी के तहत आई थी, जो कि 1950 में आई थी। ठीक है, और इसका जो प्रस्तुतकर्ता थे वो जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, जेपी नारायण। और देखो एक और आई थी, क्या था, जनवादी योजना, जो कि 1945 में प्रस्तुत की गई थी, और इसे कौन लेके आया था, तो एम एन रॉय जो थे वो लेके आए थे। और गांधीवादी योजना की बात करें तो इसे प्रस्तुत किया था 1944 में, और इसे किसने किया था, तो श्रीमन नारायण ने। ठीक है, और बॉम्बे प्लान कौन लेके आया था, और 1944 के अंदर, तो इसे लेके आया था जी.डी. बिरला, जी.आर.डी. मतलब टाटा। ठीक है, जो आपके जी.आर.डी. या टाटा यानी कि जो अभी इससे पहले जमशेदजी टाटा थे। ठीक है, और कस्तूरी भाई तथा लाल भाई आदि उद्योगपति इसे लेके आए थे बॉम्बे प्लान को। तो ये भारत में नियोजन का इतिहास था। ठीक है ना, तो ये था थोड़ा सिंपल सा। अब देखो योजना आयोग जब आता है हमारा, यानी प्लानिंग कमीशन आ जाता है, उससे पहले ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद जब योजना आयोग आता है तो उसकी गठन कब होता है, 15 मार्च 1950 को, और गठन किस पे होता है, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा होता है। ठीक, और भंग किया गया कब, अगस्त 2014 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको पता ही है कि क्या आते हैं, कौन होता है इसका अध्यक्ष, तो प्रधानमंत्री। ठीक है, और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा। और अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, तो मोंटेक सिंह आहलूवालिया। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि ये हर बार पेपर में पूछा गया है, हर एक एग्जाम में रिपीटेड सवाल ये पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कैसे होती है। तो देखो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्र सांख्यिकी कार्यालय यानी सीएसओ द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी एनएसएसओ, और इस कार्य में सीएसओ की मदद करता है। तो पहले क्या था ना कि एनएसएसओ जो था और सीएसओ जो था, ठीक है, ये दोनों अलग अलग काम करते थे। फिर बाद में ये दोनों साथ मिलकर काम करने लगे, और सीएसओ द्वारा ही क्या किया जाता है, वो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ठीक है, देखो केंद्र सांख्यिकी कार्यालय यानी सीएसओ की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है, आपके 1951 में होती है। इसे हम बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल, ठीक है, ऑफिस। ठीक है, तो ये बोला जाता है इसे, तो ये ध्यान रखना है। वर्ष 2019 में सीएसओ तथा एनएसएसओ का विलय करके सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना की गई। तो अब देखो ये दोनों का वो करके मैंने अभी बताया आपको कि इसे क्या बना दिया गया, एनएसओ बना दिया गया, और अभी दोनों साथ में काम करते हैं। ठीक है, तो विलय कर दिया गया। वर्तमान में 2015 में राष्ट्रीय आय के मापन हेतु वर्ष 2011-12 है। तो अभी देखो क्या होता है ना कि एक आधार वर्ष होता है। वर्तमान 2015 से बोला है इन्होंने कि ठीक है, तो मतलब अभी तक जो भी क्या कहते हैं 2015 से लेकर अभी, 2015 से पहले क्या था कि वो 1991 था। ठीक है, 91-92 वाला, 90-91 वाला, सॉरी हाँ 1991 वाला, ये जो आपका आधार वर्ष था वो सेट था। उस वक्त से हम मापते थे कि क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय आय यानी कि जीडीपी आपकी, और जो आपकी नेशनल इनकम है, ठीक है, वो कैलकुलेट होती थी उसके हिसाब से। लेकिन अब क्या है, आधार वर्ष 2011-12 को, 2011-12 को मतलब क्या कहते हैं, आधार वर्ष सेट करते हैं। आधार वर्ष क्या होता है इसे समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो आधार वर्ष क्या होता है ना कि जैसे हम क्या कहते हैं कि आज के समय पे जो 50 रुपये की चीज़ है वो कल के समय पे हो सकता है 5 रुपये की थी या 10 रुपये की थी, ये बात रहती है ना। तो हमें एक क्या कहते हैं, महंगाई को कैलकुलेट करके एक
सिंपल सा बेस ईयर सेट करना पड़ता है कि हम इस ईयर के हिसाब से चेक करेंगे कि आज के समय पे कितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, तो उसी को ही हम बेस ईयर मानते हैं। और उससे पहले वाले ईयर्स में हम मानते हैं कि इस बेस से ये कितना कम थी और आज कितना बढ़ चुकी है, ठीक है। तो इसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। तो इसे कई सारे स्पेशलिस्ट होते हैं वो सेट करते हैं कि कौन सा ईयर को हम क्या कहते हैं अपना वो मानेंगे आधार वर्ष, ठीक है। ये बात हमें समझ में आई। अब देखो भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। कब? 1868 में लगाया था, ठीक है ना। और भारत में राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधियों से की जाती है, आपके उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, ठीक है। तो उत्पादन यानी यहाँ प्रोडक्शन होगा, तो समस्त संसाधनों द्वारा कुल अंतिम उत्पादन जितना होता है, यानी कि जो लास्ट में आपका जो अंतिम उत्पादन हुआ टोटल कितना हुआ है, उसी को हम उत्पादन विधि कहते हैं। और आय विधि क्या होता है, समस्त संसाधनों द्वारा अर्जित कुल आय, यानी कि जितना भी आपके संसाधन थे उनसे जितने आपकी इनकम हुई है, ठीक। और व्यय विधि यानी कि समस्त उपभोगों का व्यय का योग, यानी कि जितना आपने यूज़ किया है, ठीक है, और उस पर कितना खर्चा किया आपने, एक्सपेंडिचर किया, उसका जो टोटल होगा वही आपका क्या आता है व्यय विधि में कैलकुलेट किया जाता है। अब देखो पंचवर्षीय योजना का संक्षिप्त विवरण समझ लेते हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं, ठीक। तो देखो सबसे पहली चीज़ है कि हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना है 1951 से लेकर 56 के बीच में आती है। इसका जो लक्ष्य रखा गया था 2.1% अचीव करना था, लेकिन उपलब्धि हमने कितनी हासिल की, 3.6, यानी कि ये क्या थी, सफल थी पहली पंचवर्षीय योजना, जो कि किस पे बेस्ड थी, इसका उद्देश्य क्या था, एग्रीकल्चर। तो पेपर में पूछा जाता है कि कौन सी सफल थी या फिर क्या कहते हैं वो इसका उद्देश्य क्या था, तो एग्रीकल्चर था इसका उद्देश्य। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 1956 से लेकर 61 के बीच में आती है, और इसका जो लक्ष्य रखा गया था 4.5 रखा गया था, लेकिन इसने उपलब्धि कितनी हासिल की, तो 4.1, यानी कि ये सफल नहीं रही थी पूरी तरह से। पार्शली आप कह सकते हो कि सफल थी, लेकिन सफल नहीं थी अगर पूछा जाएगा तो, ठीक है। इसका क्या था उद्देश्य, तो इसमें क्या आता है भारी उद्योगों को लगाना जो था इसका उद्देश्य था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 1961 से लेकर 66 के बीच में आती है, 5.6% इसका सेट किया जाता है लक्ष्य। और क्या आते हैं उपलब्धि इसमें यहाँ किसने हासिल की थी, इसने 2.5%। तो इसके पीछे रीजन क्या था, ये फेल क्यों हो गई थी यहाँ पे, ठीक है, कई बार पूछा जाता है। तो इस पर क्या होता है 1962 में आपका ये हो जाता है, 1962 में होता है इंडिया चाइना वार, इंडो चाइना वार हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो और साथ में क्या होता है 1965 में क्या होता है, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो जाता है। तो दैट मीन्स इसकी वजह से सारा पैसा कहाँ लग जाता है, वो वहीं लग जाता है, और यहाँ पे हम पैसा नहीं लगा पाते। इस वजह से क्या होता है कि कृषि एवं उद्योग ये वाला जो होता है आपका थर्ड पंचवर्षीय योजना ये फेल कर जाती है। और इसी के बाद क्या आता है योजना अवकाश आ जाता है, क्योंकि इतनी सारा इंडिया ने लॉस कर दिया होता है पैसा वैसा सब कुछ, तो इसकी वजह से योजना अवकाश लाना पड़ता है। 1966 से लेकर 69 के बीच में क्या होता है कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आती है, ठीक है। तो ये 3 साल का गैप रहता है। फिर 1969 से लेकर 74 के बीच में क्या होता है आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना आती है, जिसका लक्ष्य कितना रखा जाता है 5.7%, और ये हासिल कितना करती है, तो 3.3% हासिल करती है, ठीक है। इसका जो उद्देश्य था वो रखा गया था स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ठीक है। तो देखो ये फेल हो गई थी वापस से, ठीक है। तो जो क्या था सफल हो जाएगी ना वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जो फेल कर जाती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, देखो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 78, ठीक है। इसमें लक्ष्य कितना था 4.4, अचीव कितने करते हैं 5। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हुआ कि ये आपकी सफल हो गई, ठीक है। इसमें क्या रखा गया था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। तो देखो ये वाली जो सफल है कितनी बार पूछी गई, बहुत बार पूछी गई कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का क्या आता है उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था हमारा गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इसके बाद क्या होता है कि जब सरकार होती है वो थोड़ी सी पलट जाती है, इसकी वजह से क्या होता है अनावृत योजना आती है 1978 से लेकर 80 के बीच में, ठीक है, 2 साल तक। और उसके बाद फिर से वापस से वही सरकार आती है, तो उसके बाद छठवीं पंचवर्षीय योजना लाई जाती है 80 से 85 में। इसका लक्ष्य रखा जाता है 5.2 और 5.4 ये अचीव करती है, तो ये फिर से सफल हो जाती है। इसमें भी क्या रखा गया था आपका गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि, ठीक है। यहाँ पे आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी कि यानी कि हम सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करा गया था आपका रोजगार में वृद्धि की बात की गई थी कि सबके पास रोजगार होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखो फिर उसके बाद आती है हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 85 से लेकर 90 के बीच में आती है। यहाँ पे भी क्या आता है 5 रखा गया है लक्ष्य और 5.8 अचीव कर लेते हैं, यानी कि ये भी सफल हो जाती है। यहाँ पे जो हमारा उद्देश्य था वो था आपका विकास, आधुनिकीकरण, ठीक है, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय, इन सब में क्या आते हैं वृद्धि था, तो ये हमें मिल जाती है। फिर उसके बाद योजना अवकाश आता है हमारा 1990 से लेकर 97 तक, ठीक है। तो ये आपका योजना अवकाश रहता है। और उसके बाद देखिए 1990 से लेकर 1992 होगा, ठीक है ये। तो 2 साल का योजना अवकाश रहता है फिर से। और उसके बाद क्या आता है 1992 से लेकर 1997 तक
आपके 8वीं पंचवर्षीय योजना आती है जिसका 5.6 रखा जाता है लेकिन 6.7 हासिल करती है, तो ये भी सफल हो जाती है। विभिन्न पहलुओं में मानव विकास, तो यहाँ पे हम हासिल कर लेते हैं, तो ये भी हमारी सफल हो जाती है 8वीं पंचवर्षीय योजना भी, इसलिए ये भी पूछी जाती है। और 9वीं पंचवर्षीय योजना आपकी आती है 1997 से लेकर 2002 के बीच में, जिसका लक्ष्य 6.5 और 5.5 अचीव करती है, यानी कि ये फेल हो जाती है। तो न्यायपूर्ण वितरण एवं समता के साथ विकास ये नहीं हो पाता है, ठीक है, इतना ज़्यादा लेवल पर। और 10वीं पंचवर्षीय योजना आती है हमारी 2002 से 7 के बीच में, यहाँ पे 8 लक्ष्य रखा जाता है, 7.6 बहुत ही क्लोज रहती है ये हैं। तो इसमें देखो अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है, तो ऑलमोस्ट हम अचीव भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि देखो 1992 से ये जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी ना, इसी में ही क्या आते हैं आपके एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए गए थे, ठीक है। तो एलपीजी रिफॉर्म्स क्या थे, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, उदारीकरण, वैश्वीकरण और क्या आते हैं निजीकरण, ठीक है। तो ये जो है आपका ये किस में आया था 1990 यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय पर आता है, तो ये भी ध्यान रखना है इस बीच में, ठीक है। उस वक्त पर राष्ट्रपति कौन होते हैं, तो पीवी नरसिम्हा राव राष्ट्रपति होते हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर कौन होते हैं, तो आपके मनमोहन सिंह होते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स यहाँ पे ध्यान रखने थे। अब देखो 10वीं पंचवर्षीय योजना हमारे बता दिया कि यहाँ पे क्या आता है, प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना था। और 11वीं पंचवर्षीय योजना यानी 7 से 12 में क्या है कि आपका 9 लक्ष्य रखा जाता है और 8 ही हम अचीव कर पाते हैं। इसमें था तीव्र एवं समावेशी विकास, समावेशी यानी कि क्या कर रहे हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, कि सारी चीज़ों का डेवलपमेंट एक साथ होना चाहिए, ठीक। तो आगे देखो 12वीं पंचवर्षीय योजना और जो आखिरी पंचवर्षीय योजना होती है वो 2014 तक ही रहती है, क्योंकि 2015 से आपका क्या आ जाता है, नीति आयोग आ जाता है ना, तो इसीलिए 8 के इसका सेट किया गया था लक्ष्य और 6.7 ये हासिल कर पाती है। तीव्र धारणीय एवं क्या कहते हैं अधिक समावेशी विकास की इसमें बात की गई थी, ठीक हो गया। अब देखो नीति आयोग का गठन कब होता है, तो नीति आयोग उसके बाद प्लानिंग कमीशन को खत्म किया जाता है जब आपके मोदी जी की गवर्नमेंट 2014 के बाद बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं नीति आयोग लाया जाता है, प्लानिंग कमीशन की तरह ही काम करता है लेकिन बहुत सारी चीज़ें में बदल जाती हैं। तो ये क्या कहता है आपका थिंक टैंक की तरह काम करता है, ठीक है, सरकार के। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। इसका जो पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। गठन कौन करता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है उसके प्रस्ताव द्वारा इसे संविधान में चेंजेस लाके किया जाता है। और ये कैसा है आपका एक गैर संवैधानिक संस्था है ये, ठीक है ना, या फिर अगर बोला जाता है आपसे संविधानेतर संस्था भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी नीति आयोग गैर संवैधानिक संस्था है। पूछा जाता है पेपर में सांविधिक है, संवैधानिक है, ये कैसी संस्था है, तो गैर संवैधानिक संस्था है। अगर हम इसकी बात करें तो देश के प्रमुख क्या है, ये थिंक टैंक है। और इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया जो थे इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे, ठीक है। अब देखो इसकी संरचना की बात करते हैं, इसमें कौन कौन होता है, तो अध्यक्ष जो होता है भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसके अंदर उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। और क्या कहते हैं आपका शासी परिषद, बाकी में देखो सभी राज्यों में कौन कौन मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल और शासक जो होते हैं वो इसमें क्या कहते हैं बाकी में होंगे परिषद के अंदर, काउंसिल के अंदर। पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन होंगे, अधिकतम संख्या 5 हो सकती है। और क्या कहते हैं अंशकालिक सदस्यों की संख्या अधिकतम 2 हो सकती है, ठीक है। पदेन सदस्यों की भारत सरकार के 4 केंद्रीय मंत्री होंगे, प्रधानमंत्री द्वारा जो होंगे आपके नामित होंगे, ठीक है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ये इंपॉर्टेंट है आपका कि इसका सीईओ कौन होगा, तो अभी क्या कहते हैं एस सुब्रमण्यम है आई थिंक शायद, ठीक है। सीईओ जो इसके केंद्र का सचिव स्तर पर अधिकारी होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और मेन इसमें इंपॉर्टेंट यहाँ पे उपाध्यक्ष ध्यान रखना होता है और अध्यक्ष ध्यान रखना होता है, बाकी इससे सवाल बहुत ही कम बनते हैं। इतना पूछा जा सकता है कि क्या कहते हैं मुख्यमंत्री क्या इसका कोई सदस्य होता है, तो हाँ इसका मुख्यमंत्री, हर राज्य का एक मुख्यमंत्री इसका सदस्य होगा नीति आयोग का, ऐसा सवाल पूछ सकता है। या फिर पूछेगा कि केंद्र शासित प्रदेश का जो राज्यपाल प्रशासक है, ठीक है, वो उसका सदस्य होगा, तो हाँ उसका जो राज्यपाल होगा या प्रशासक होगा वो क्या कहते हैं, प्रशासक कौन होता है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। तो जो होते हैं वो क्या कहते हैं उसके प्रशासक होते हैं, ठीक है, जैसे कि दिल्ली में होता है। अब देखो आगे बात करते हैं। ये तो हमारा नीति आयोग था। नीति आयोग से अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट कर देना आप लोग, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि भारत का बांटा गया, तो देखो 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है और 20 पारिस्थितिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो अब देखो अब इंडिया के हम क्या कहते हैं एग्रीकल्चर की तरफ मूव कर रहे हैं और उसकी क्लाइमेटोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे हम कि किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। तो देखो भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया और 20 कृषि क्या कहते हैं पारिस्थितिक प्रदेशों में बांटा गया है। आप समझने की कोशिश करते हैं। देखो हरित क्रांति आती है इंडिया के अंदर, शुरुआत कब होती है, तो 1966 से लेकर 67 के बीच में इसकी शुरुआत होती है हरित क्रांति की, ठीक है ना। और इसे प्रारंभिक क्षेत्र की अगर हम बात करें कहाँ पर हरित क्रांति लाई जाती है, सबसे पहले स्टार्टिंग में
तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में इसे क्या आता है, सबसे पहले इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, कि यहाँ पे हम ट्राई करके देखेंगे कि क्या आता है हरित क्रांति में, मतलब क्या हम क्या करते हैं कि वो यूरिया यानी कि फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे थे हम, और क्या कर रहे थे हम, जो बीज थे वो हाइब्रिड बीजेस का यूज़ कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर यूज़ कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हमने सबसे पहले ट्राई कहाँ करी, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी। ये देखो हरित क्रांति हमारी सफल हो गई थी। ठीक है, तो ये सफल हो गई थी ना, इसी वजह से तो हम देखते हैं कि जो पंजाब, हरियाणा और ये पश्चिमी यूपी के किसान होते हैं वो काफ़ी अमीर होते हैं। आपने देखा होगा कि वो ट्रैक्टर से ही आकर अपना क्या आते हैं, वो क्या कर रहे होंगे, आंदोलन कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ के अगर आप किसानों को देखोगे तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो 8-10 लाख का एक ट्रैक्टर खरीद लें। ठीक है, एक ट्रैक्टर की कीमत कम से कम 8 से 10 लाख रुपए होती है, और इतना अगर कोई अर्न कर पा रहा है तो तुम समझ सकते हो कि पंजाब, हरियाणा के किसान कितने अमीर होंगे, कि उनके पास बहुत ज़मीन होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्रमुख घटक क्या थे इसके, तो उन्नत बीज यानी कि काफ़ी अच्छे बीजों का यूज़ किया गया, रासायनिक उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया गया, कीटनाशक का यूज़ किया गया, खरपतवार नाशक का यूज़ किया गया। ठीक है, सिंचाई और साख सुविधा, इन सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया। ठीक है, तो इसका प्रभाव क्या था, देखो प्रभाव के देखो सकारात्मक प्रभाव भी बड़े थे, नकारात्मक प्रभाव भी, दोनों प्रभाव देखने को मिले हमें। कृषि उत्पादन में तो बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, आपको पता ही है कि कृषि उत्पादन काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता में आ गई थी हमारे पास। पहले जहाँ हमारे पास गेहूँ बाकी सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती थी, फिर हम एक्सपोर्टर बन गए सबसे बड़े इंडिया में। ठीक है, तो ये सारा हमें क्या आता है, डेवलपमेंट देखने को मिला। गेहूँ चावल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी इसके द्वारा, हरित क्रांति के द्वारा। नकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं तो अत्यधिक जल दोहन हुआ, यानी कि बहुत ज़्यादा आपका पानी क्या होता है, ये लोग क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो पानी है आपका उसका यूज़ हुआ। और मृदा लवणता में वृद्धि हुई, कि यानी कि जो सैलिनिटी होती है हम जिसकी बात करते हैं लवणता में, ये क्या आते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, ज़मीन के अंदर लगातार आप उस पर क्रॉप्स उगाए जा रहे हो, लगातार उस पर फर्टिलाइजर्स लगा रहे हो, तो उससे क्या हुआ कि मृदा लवणता में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई, सैलिनिटी बहुत ज़्यादा आ गई। ठीक है, और कृषि प्रतिरूप में क्या आता है, बदलाव हुआ। देखो प्रॉब्लम क्या आ रही थी ना, कि लगातार क्या आता है, किसी जगह पे आप फर्टिलाइजर्स डालोगे, ज़मीन के ऊपर डालते जाओगे, तो इसमें क्या होगा, ये सारा फर्टिलाइजर्स क्या आते हैं और नीचे नीचे दबते जाते हैं, जिसकी वजह से सैलिनिटी भी बढ़ जाती है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या हुई कि जो केमिकल्स थे ये सारे के सारे पानी में मिल गए। और एक और नकारात्मक प्रभाव था कि इसकी वजह से वहाँ पे कैंसर के पेशेंट्स बहुत देखने को मिल गए। इसके बाद जो पानी था उसका कंजप्शन ही तो लोग करने वाले थे, आसपास के गांव से लेकर आसपास के शहरों में, हर जगह पे जो भी पंजाब के आजू बाजू में लोग थे वो सब उसी पानी को ही पीते। तो वो फर्टिलाइजर्स की वजह से पानी इतना दूषित हो चुका था, या फिर वहाँ की ज़मीन में ऐसा हो गया था कि प्रतिरूप बदलाव देखने को मिले हमें। और वहाँ पे क्या था, काफ़ी पेशेंट्स हमें कैंसर के देखने को मिलते हैं, इसी वजह से वहाँ पे एक कैंसर ट्रेन भी चलती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव भी थे और सकारात्मक तो थे ही। पैसा तो आया ही आया, साथ में बीमारियाँ भी काफ़ी सारी चीज़ें आई। और धीरे धीरे क्या होता है कि मृदा जो होती है आपकी, वो क्या होता है, फर्टिलिटी को अपनी खो देती है, और फिर उसमें उतना प्रोडक्शन हो नहीं पाता। तो इससे क्या होता है कि आप और ज़्यादा यूरिया का यूज़ करते हो। पहली बार आप कम करते हो, धीरे धीरे करके आपको बढ़ाना पड़ता है, इंक्रीज़ करना पड़ता है उन चीज़ों को। ठीक है, तो इसी वजह से और काफ़ी सालों से चल रहा है, तो ये थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव इसमें देखने को मिले। अगर हम बात करते हैं हरित क्रांति की जनक की, तो देखो जनक अगर हम भारत में बात करें तो आपके कौन थे, एम एस स्वामीनाथन। इनकी मृत्यु अभी क्या है, पिछले वर्ष हुई है, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर हम बात करें विश्व में, तो नॉर्मन ई बोरलॉग जो थे अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक थे। तो विश्व में किसने करी हरित क्रांति की शुरुआत, तो नॉर्मन ई बोरलॉग ने, और भारत में किसने की, तो एम एस स्वामीनाथन ने। ठीक है, ये बात हमें समझ ली। अब देखो, अब बात करें कि ऑपरेशन फ्लड की, तो ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड था, तो इसका शुभारंभ हुआ था 1970 में। 1970 में ऑपरेशन फ्लड लाया जाता है। अब फ्लड से समझ में आ रहा है कि फ्लड मतलब क्या होता है, बाढ़। ठीक है, तो बाढ़ आती है ना, तो उसी तरह से समझ लो कि किसी लिक्विड चीज़ से संबंधित होगा। तो लिक्विड में क्या आ सकता है, तो दूध आ सकता है। हम किसी चीज़ को बढ़ावा देने की अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ होगी, तो देश में जो दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना था वो आपका ऑपरेशन फ्लड के थ्रू आता है। और शुभारंभ स्थल की बात करें तो आनंद गुजरात से यहाँ से स्टार्ट किया गया, जिसमें आप देखोगे आनंदा नाम की वो भी चलती है। ठीक है, और इसके अगर जनक की बात करें तो कौन है, तो वर्गीस कुरियन इसके जनक है। ठीक है, ये बात हमें समझ ली। अब आगे देखो, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति प्रतिवर्ष कुल 23 फसलों पर क्या आता है, एमएसपी जारी करती है। एमएसपी क्या होता है कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस होता है। ठीक है, तो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना हमें कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस होगा ये। तो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस का मतलब क्या हुआ, कि इससे मतलब ये हुआ कि आप क्या आते हैं, अगर आपके फसल क्या आते हैं, सपोज़ कीजिए कि मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गए, अभी हमने बात करी ना कि क्या आते हैं, सपोज़ कीजिए कि जियो ने अपने प्लान्स को ऐसा कर दिया है एकदम, तो वहाँ पे क्या होगा, छोटी छोटी चीज़ें बड़ी नोटिस करने वाली होती हैं कि मिनिमम एक प्राइस आपको सेट करना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा उत्पादन हो गया है तो भी क्या आते हैं, इतना पैसा तो आपको मिलना ही चाहिए। सपोज़ कीजिए कि टमाटर के क्या आते हैं, लोगों ने समझा कि 200 रुपये चल रहा था और हमने लगातार टमाटर के क्या आते हैं वो उत्पादन कर दिया। अब मार्केट में इतना टमाटर हो चुका है कि कोई खरीद ही नहीं रहा है और लोगों को ख़राब करना पड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में कुछ फसलों पर
सरकार ने कहा है कि कुछ फसलें जब आप लगाओगे तो उसकी ज़रूरत हमेशा ही होती है, मतलब एक साल नहीं होगी, एक साल हो सकता है उत्पादन बहुत ज़्यादा हो जाए, लेकिन अगले साल हो सकता है अकाल ही पड़ सकता है ना। तो इस वजह से उस पर क्या करा गया, 23 फसलें ऐसी हैं जिन पे क्या आते हैं मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस रखा गया, और क्या आते हैं उससे सेट किया गया कि इससे कम में क्या आते हैं कोई भी इसे नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि सपोर्ट क्या रहता है। सपोर्ट मतलब सपोर्ट देती है गवर्नमेंट, कि जैसे सपोज करो आप 1800 रुपये क्विंटल आपका गेहूं पे अगर सेट किया है, तो आप 1800 से नीचे पे आपको मतलब लॉस नहीं होने वाला है। जितना आपने लगाया है पैसा उतना तो आपको मिल ही जाएगा ना, 1800 रुपये अगर बिक जाएगा तो, ठीक है। बेचने को तो आप 2500 बेचो, 2-3 हज़ार बेचो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम आपको 1800 रुपये मिलेंगे, ठीक है। ये सरकार एमएसपी तय करती है, तो ये फ़ायदा होता है। इसीलिए इसका इतना आंदोलन हो रहे थे कि एमएसपी क्यों हटाया जा रहा है या ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही हैं, ठीक है। अब देखो 23 तो फसलें होती हैं और 7 खाद्यान्न फसलें होती हैं, ठीक है। 5 दलहनी फसलें होती हैं और 7 तिलहनी फसलें होती हैं और 4 वाणिज्यिक फसलें होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कितनी फसलों पे ये लगाया जाता है, तो ठीक है मिलता है। तो 7 खाद्यान्न, 5 आपके क्या आते हैं दलहनी फसलें, 7 तिलहनी फसलें और 4 वाणिज्यिक फसलों से का नाम पूछे जाते हैं अक्सर। देखो गन्ना हो गया, कपास हो गया, कच्चा जूट हो गया और नारियल, ठीक है। नारियल क्या है आपका एक वाणिज्यिक फसल है, ये ध्यान रखना हमें, ठीक है ना। वाणिज्यिक फसल क्या होती है कि वाणिज्यिक फसल का मतलब ये होता है कि जो भी क्या आता है फसल सिर्फ क्या आता है पैसे के लिए उगाई जाए, ठीक है। जिसका मेन पर्पस ही क्या हो, पैसा कमाना, ठीक है ना। तो अगर सिर्फ वो पैसे के लिए ही उसका क्या आता है वो उत्पादन किया जा रहा है, तो वो क्या होती है आपकी वाणिज्यिक फसल होती है। तो उसमें गन्ना का है, देखो गन्ने से सिर्फ चीनी बनती है, तो यानी शुगर मिल फैक्ट्रीज में जाने के लिए ही गन्ना उगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप घर में खाने के लिए ही पूरा का पूरा गन्ना का एक खेत में लगा रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं होता। कपास भी सिर्फ क्या आता है कपड़े बनाने के लिए, कच्चा जूट भी सिर्फ ये चीज़ों के लिए, और नारियल भी सिर्फ इसी चीज़ के लिए उगाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है आपके वाणिज्यिक फसलें, ठीक है ना। फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएससीपी करता है, ठीक है। तो ये कौन करता है इसका, तो सीएससीपी करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब देखो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना जनवरी 1965 में और कृषि मूल्य आयोग का नाम से की गई थी, ठीक है ना। तो देखो ये जो आपका सीएससीपी है इसके 1965 में कृषि मूल्य आयोग के नाम से की गई थी, और जिसका वर्ष 1985 में नाम बदलकर सीएससीपी कर दिया गया। पहले इसका नाम क्या था, इसका नाम था कृषि मूल्य आयोग, ठीक है। इसके बाद इसका नाम बदल के क्या जाता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक। लागत भी इसमें जोड़ दी गई थी, समझ गए। तो ये ध्यान रखना है। तो सीएससीपी का अगर आपसे पूछा जाता है कि कब इसकी स्थापना होती है, तो 1965 में की जाती है। उसका नाम कब बदला जाता है, तो 1985 में। ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो किस मंत्रालय में आता है, तो कृषि एवं किसान कल्याण कृषि, ठीक है, एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर, अगर हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक। अब देखो भारत में जब हम कृषि क्रांतियों की बात करते हैं तो कौन कौन सी क्रांति हुई है, तो देखो हरित क्रांति आपकी खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। फटाफट से रिवाइज करते हैं। देखो ये सारे के सारे पूछे जाते हैं पेपर में डायरेक्ट। श्वेत क्रांति आपकी दुग्ध उत्पादन से क्या था, दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। नील क्रांति आपके मत्स्य उत्पादन से, और लाल क्रांति आपके टमाटर एवं मांस। देखो हरित यानी कि हरा, कोई भी खाद्यान्न वाली खाने वाली चीज़ है तो आप बता दोगे। श्वेत यानी कि क्या होता है, श्वेत मतलब सफ़ेद होता है ना, तो सफ़ेद क्या होता है, दूध होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली याद रख लो। नीला यानी कि नीला क्या होता है, पानी होता है ना, तो पानी क्या मत्स्य मछली से हो जाएगा, ठीक है। लाल क्रांति यानी लाल क्या होता है, टमाटर होता है ना, तो मांस भी लाल ही होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पर लाल क्रांति हो जाएगी। गुलाबी, देखो गुलाबी क्या होता है, प्याज होती है गुलाबी होती है, ठीक है। झींगा मछली भी गुलाबी होती है, ठीक है। औषधि एवं फार्मास्यूटिकल उत्पादन डायरेक्टली पूछा जाता है प्याज और झींगा के बारे में ही, ठीक है। सुनहरी का मतलब क्या है, वो गोल्डन, ठीक है, गोल्डन कलर, ठीक है। तो बागवानी यानी कि जो फ्रूट्स होते हैं हमारे गोल्डन कलर्स के भी होते हैं, जैसे आम हो गया थोड़ा गोल्डन कलर का होता है, शहद देखो गोल्डन कलर का होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है आपका बागवानी, और ये फल उत्पादन और शहद कैसे है, सुनहरी क्रांति से संबंधित है। अब देखो धूसर, यानी कि धूसर क्या होता है कि आपका जो धूसर मतलब ऐसा समझ भूरे टाइप के कलर का समझ लो, ठीक है। तो रासायनिक उर्वरक के उत्पादन से इसे याद रख लेना, इससे मुझे कोई ट्रिक नहीं मिल रहा है, ठीक है। रजत यानी कि रजत तो आप समझते हो चांदी क्या हुई, ठीक है। रजत क्रांति यानी चांदी जैसा दिखना चाहिए, तो चांदी कैसी होती है, तो वो थोड़ा वाइटिश टाइप की होती है। तो अंडा और कुक्कुट उत्पादन से रिलेटेड है। जब आप अंडा बता दोगे तो वैसे ही आपको पता चल जाएगा। और पीली क्रांति, देखो पीला क्या होता है, तिलहन, जो दालें होती हैं मैक्सिमम क्या होती हैं, पीली होती हैं, ठीक है। तो उससे भी पता लगेगा। तो पीली क्रांति किससे, तिलहन से संबंधित है। और स्वर्ण रेशा क्रांति, ठीक है। तो जूट पटसन उत्पादन से, तो रेशे कहाँ से आते हैं, जूट पटसन से भी आते हैं, तो ठीक है। तो ये भी बता सकते हैं हम कि जूट या तो स्वर्ण रेशा क्रांति किससे। रजत रेशा क्रांति की अगर हम बात करें तो देखो देखो पीडीएफ जो है थोड़ा सा क्या आते हैं ब्लरी टाइप की है, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर भी थोड़ा सा फोकस रखना, ठीक है। तो रजत रेशा क्रांति देखो कपास उत्पादन से रिलेटेड है, ठीक है। और आपका गोल क्रांति किससे रिलेटेड है, तो ये आलू उत्पादन, तो गोल गोल होता है ना आलू, तो गोल उत्पादन, ठीक है। हरित सोना क्रांति
तो देखो जो क्या होता है बांस है, ठीक है, उसको क्या जाता है कि आपका वो हरित सोना भी कहा जाता है, तो इसलिए बांस उत्पादन से रिलेटेड है। और उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो क्या कहते हैं आपका हरा सोना बुरांस को भी कहा जाता है, ठीक है। बुरांस आई थिंक बाज के पेड़ को कहा जाता है, बाज के पेड़ को कहा जाता है, ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। और देखो मुख्य क्रांति, ठीक है, मुख्य क्रांति क्या है, मोटे अनाज उत्पादन से रिलेटेड है। अभी मोटे अनाज वाला इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि 2024 को क्या घोषित किया गया था, आपका मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया था ना, तो इसलिए मुख्य क्रांति से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और क्या आता है आपका बादामी क्रांति सॉरी सर, ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये मसाला उत्पादन से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो आगे हम बात करते हैं कि क्या था सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का वर्गीकरण कैसे हुआ है, ठीक है। तो ये देखो जो आपके बिजनेसेस होते हैं ना, ये किस तरह से काम करते हैं, जो भी उद्योग होते हैं हमारे कंपनीज और फैक्ट्रीज होती हैं कैसे होती हैं, तो ये माइक्रो होती हैं, स्मॉल होती हैं और मीडियम होती हैं। तभी हम देखते हैं ना कि इसके लिए जो हमारी रेगुलेटिंग कंपनी वो है SMS, ठीक है, SME करके है, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली नाम उसका, मैं या तो बोल नहीं पा रहा हूँ, यहाँ से ध्यान रख लो कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, ठीक है, उसी से ही नाम है उसका, ठीक है ना, सेम इसी यही नाम है। तो यहाँ देखो माइक्रो सूक्ष्म वाले कौन से होते हैं कि जो प्लांट एवं मशीनरी या उपकरण में निवेश का 1 करोड़ रुपए तक का वार्षिक टर्नओवर, जिसमें 5 करोड़ मतलब कि 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में जिसका टर्नओवर होगा, वो क्या होगा आपका निवेश 1 करोड़ और क्या था वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ तक ही हो, उससे ज़्यादा ना हो, तो वो क्या होगा आपका माइक्रो, ठीक है, उद्योग होगा, ठीक है, विनिर्माण उद्योग। और अगर हम स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो कौन सी होंगी, प्लांट एवं मशीनरी या उपकरण जिसमें 1 से 10 करोड़ तक का निवेश होना चाहिए और वार्षिक टर्नओवर 5 से 50 करोड़ तक के बीच में होना चाहिए, वो स्मॉल में आती हैं, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में। और मीडियम इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं, तो वो होती हैं आपके प्लांट एवं मशीनरी या उपकरण में निवेश जो है 10 से 50 करोड़ होना चाहिए और वार्षिक टर्नओवर 50 से 250 करोड़ तक हो, तो वो मीडियम इंडस्ट्रीज़ में आ जाती हैं, ठीक। अब अगर हम बात करें कि महारत्न और नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं भारत के अंदर, तो देखो केंद्रीय लोक उपक्रम विभाग द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम को महारत्न, नवरत्न एवं मिनी रत्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो महारत्न कंपनियों की कुल संख्या 12 है और नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या 12 है और मिनी रत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, तो 74 है, 74। अभी ये देखो थोड़ा सा डेटा चेंज हो गया होगा, मैं आपको क्या आता है जो इंडेक्स वाली वीडियो आएगी उसमें बता दूंगा ये, ठीक है। और चेंज बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, यही चेंज हुआ होगा जो महारत्न वाली कंपनी है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो इसमें श्रेणी 1 में क्या आता है 61 आते हैं और श्रेणी 2 में कितने 12 आती हैं, ठीक है ना। अब देखो अब महारत्न कंपनियों के जो लिस्ट है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इनके वो आपके से डायरेक्टली पूछा जाता है पेपर के अंदर ना कि इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हम सोचते हैं कहाँ से आ रहा है पेपर, तो ये इकोनॉमिक्स का पेपर होता है, ठीक, ये ध्यान रखना। तो अब देखो पहला है हमारा NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि NTPC। इसकी स्थापना होती है 1975 में, याद रख लेना कि 1975 NTPC, 1975 NTPC ऐसे करके। और नई दिल्ली इसके क्या आता है मुख्यालय, ठीक है। ONGC देखो इसका मुख्यालय देहरादून के अंदर है और 1956, ठीक है। ONGC के देखो तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड, यानी कि ONGC ऑयल नेचुरल क्या आता है, ऑयल नेचुरल, और इसके बाद आएगा आपका गैस, ठीक है। और C4 क्या आएगा, देखिए ध्यान रखिए कि यहाँ पे तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड की बात कर रहा है ना ये, तो ONGC कॉर्पोरेशन है यहाँ पे, ठीक है, तो ये कॉर्पोरेशन होगा आई थिंक, जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। इंग्लिश में इसकी मुझे फॉर्म याद नहीं है, तो आप लोग देख लेना इसमें क्या है फॉर्म। 1956 में इसकी स्थापना होती है और देहरादून में इसका मुख्यालय है। और अगर हम बात करें कि सेल की, तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड करके है ये, ठीक है। तो 1974 में इसकी स्थापना होती है, न्यू दिल्ली के अंदर होता है इसका मुख्यालय। और कोल इंडिया लिमिटेड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसकी स्थापना 1975 में होती है, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर हम बात करें कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की IOCL की, तो 1959 में इसकी स्थापना होती है और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर हम बात करें गेल की, यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, तो 1984 में इसकी स्थापना होती है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका, ठीक है। और अगर हम बात करें BHEL की, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की, तो 1964 में इसकी स्थापना होती है न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है ना। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अगर हम बात करें HPCL की, तो 1974 में इसकी स्थापना होती है मुंबई के अंदर। और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL 1977 में स्थापना मुंबई के अंदर। और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि PGCIL 1989 में स्थापना न्यू दिल्ली के अंदर। अब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC की बात करें 1986 में इसकी स्थापना न्यू दिल्ली में। और आपका ये है रूरल यानी कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, ये 1969 में, ठीक है। इसकी स्थापना यहाँ पे 69 लिख दिया, 1969 है इसका, ठीक है। तो 1969 में इसकी स्थापना होती है न्यू दिल्ली में, ठीक, तो ऐसा ध्यान रखना।
अब देखो यहाँ पे है आपका प्रमुख औद्योगिक वित्त संस्थानों का स्थापना वर्ष क्या है। तो देखो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जो लिमिटेड है इसकी स्थापना 1948 में होती है, और भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड यानी कि ICICI की 1955 में होती है, और IDBI यानी कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में होती है, और भारत इकाई प्रन्यास UTI की जो स्थापना है वो 1964 में होती है। ठीक है, इससे तो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक यानी कि IIBI की 1971 में, और राष्ट्रीय आवास बैंक NHB यानी नेशनल हाउसिंग बैंक 1988 में, और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI की स्थापना 1990 में। ठीक है, अब आगे देखो महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। तो देखो सिंपल सी चीज़ें हैं, क्या क्या हैं तो विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम जो फेरा है वो 1973 में आया था, और 1 जनवरी 1974 को लागू कर दिया जाता है। ठीक है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी कि FEMA जो है वो 1999 में आता है, 1 जून 2000 को लागू कर दिया जाता है। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि SEZ जिसे बोलते हैं हम कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो नीति पहली बार कब आती है, तो 1 अप्रैल 2000 को आती है, और भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी कि EPG ठीक है वर्ष 1965 में क्या तो गुजरात के कांडला में स्थापित किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है। और देखो औद्योगिक नीति 1991 में जो इसकी बात करी थी हमने, भारत सरकार ने 24 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। इसके द्वारा देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी कि LPG की शुरुआत की थी। ठीक है, और रंग राजन समिति की सिफारिश के आधार पर वर्ष 2016-17 के बजट से योजनागत व गैर योजनागत व्यय का वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे इससे रिलेटेड, ये हमें याद रखने हैं। अब बात करते हैं देखो हम GST क्या होती है। ठीक है ना, तो GST का जो पूरा नाम है वो आपका क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। ठीक है, सर्विसेज एंड टैक्सेस। ठीक है, तो वस्तु एवं सेवा कर। ठीक, परिचय की बात करते हैं अगर हम, तो ये क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है यानी कि अप्रत्यक्ष कर है, और लागू किसने किया था, तो 101वां संविधान हुआ था इसके लिए। ठीक है, 2016 द्वारा इसे लागू किया गया है। कब लागू हुआ है, तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ है, और उद्देश्य क्या है, तो एक देश में एक कर प्रणाली को लागू करना। पहले क्या होता था, छोटे छोटे टैक्सेस लगते थे, और उन सबको एक ही में मिक्स कर दिया गया है GST के अंदर। तो अब देखो आप GST में शामिल जो अप्रत्यक्ष कर है कौन कौन से हैं, तो जो आपका जो राज्य का वैट कर था, ठीक है, वो इसके अंदर शामिल है। ठीक है, और मनोरंजन कर था जो, ठीक है, जो एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था वो भी इसमें शामिल है, प्रवेश कर भी इसमें शामिल है, विलासिता कर इसमें शामिल है। ठीक है, लॉटरी सट्टेबाजी जुए पर कर जो है ये इसमें शामिल है, वस्तु एवं सेवा पर आपूर्ति पर राज्य का उपकार एवं अधिकार जो अधिभार था वो भी इसमें शामिल है, विज्ञापन पर कर और क्रय कर। तो ये सारे राज्य के जो कर थे वो GST में शामिल कर दिए गए हैं। और केंद्र सरकार के जो कर लगते थे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क कर, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क कर, सेवा कर, सीमा शुल्क कर, और वस्तु एवं सेवाओं पर आपूर्ति का उपकार पर एवं अधिभार वाला जो कर था ये भी इसमें शामिल कर दिया गया। तो ये जो थे आपके राज्य के कर थे, और ये आपके केंद्र सरकार के कर थे जो GST के अंदर इस वक्त मर्ज कर दिए गए हैं। ये सारे के सारे क्या थे, आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। तो डायरेक्टली पूछता है मनोरंजन कर किस प्रकार का करता है, तो बताना है आपको इनडायरेक्ट टैक्स था ये, अब GST में शामिल है। ठीक है, तो ऐसा बताना है। अब देखो GST की बात करते हैं, तो GST जो अनुच्छेद 279A के तहत ऐड की गई है संविधान के अंदर, और इसके अध्यक्ष कौन होता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। उपाध्यक्ष कौन होता है, तो राज्य सरकार के वित्त मंत्री के बीच से निर्वाचित होता है। सदस्य कौन होता है, तो केंद्र राज्य वित्त मंत्री के सभी राज्यों के वित्त मंत्री जो होते हैं उसके सदस्य होते हैं। गणपूर्ति की अगर हम बात करें तो कुल सदस्यों का 50% इसमें क्या होना चाहिए, गणपूर्ति होनी चाहिए। ठीक है, और वोटिंग पावर की बात करते हैं तो केंद्र सरकार के पास 1/3 और राज्य सरकार के पास 2/3 वोटिंग पावर है। निर्णय की अगर हम बात करें तो 3/4 के बहुमत से इसमें निर्णय होता है। ठीक है, अब GST देखो, GST क्या आता है, 4 तरीके से लगती है। एक 5% का स्लैब है, एक क्या आते हैं आपका 12% का स्लैब है, एक 18% का स्लैब है, और एक 28% का स्लैब है। ठीक है, और क्या आते हैं जो आपके बहुत ही क्या आते हैं आपका नीड की ज़रूरत, मतलब बहुत ही स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है, जिन मतलब बेसिकली खाने से रिलेटेड जो भी सामान होते हैं उन पर कोई GST नहीं लगती है। तो ये ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आप सपोज करें कि क्या आते हैं कि बेसिक खाना है जो आपका, ठीक है, तो दूध है, ठीक है, पैकेट दूध है तो उस पर तो GST लगेगा, लेकिन अगर आपका नॉर्मल दूध है तो उस पर GST नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर बॉयल्ड एग है तो उस पर GST लगेगा, लेकिन क्या आते हैं बॉयल्ड एग नहीं है तो उस पर GST नहीं लगता। तो कुछ इस तरह से बेसिक नीड की चीज़ों पर क्या आते हैं GST नहीं लगता है। वैट की बात करते हैं, वैट से काफ़ी सारे सवाल बनते हैं। देखो वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म ही आपको पता चल जाएगा कि वैल्यू एडेड टैक्स है, यानी कि वैल्यू पर भी एक टैक्स लग रहा है, पहले से उस पर टैक्स लगा हुआ है, अब उसके ऊपर एक और टैक्स लग रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो इसकी शुभारंभ होती है 1 अप्रैल 2005 को, ठीक है। और सिफारिश करता कौन था, तो चलैया समिति थी जो 1991 में जो इसकी सिफारिश करता है कि वैट क्या आते हैं लगाना चाहिए। तो लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन होता है, तो हरियाणा होता है। 1 अप्रैल 2003 से क्या से लागू कर दिया जाता है। और कर का प्रकार कैसा है, तो ये अप्रत्यक्ष कर है, जैसे कि हमने पहले देखा। और लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन होता है, तो उत्तर प्रदेश सरकार 1 जनवरी 2008 से लागू करती है। और अभी फिलहाल ये GST में मर्ज हो चुका है, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं कि RBI की शाखा क्या आते हैं नियंत्रण की विधियाँ, ठीक है। तो RBI से जो भी सवाल बनेगा उससे हम इनडायरेक्टली शॉर्ट्स में मतलब देख लेते हैं फटाफट से। तो देखो RBI की शाखा नियंत्रण की विधियाँ कैसी कैसी होती हैं, तो मतलब किस तरह से RBI कंट्रोल करती है बाकी सब पे। तो देखो पहला होता है रेपो रेट, तो यह ब्याज दर है जिस पर क्या आता है RBI अन्य बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। तो रेपो रेट क्या होता है, ऐसा क्या आते हैं ऐसा क्या आते हैं ब्याज दर है। ये ब्याज दर मतलब इंटरेस्ट रेट है एक, ठीक है, जिस पर क्या आता है RBI अन्य बैंकों को अल्पकालीन मतलब कुछ समय के लिए क्या होता है पैसे दे रहा है, ठीक है। बार बार ये डॉलर का साइन बन जाता है मेरे से, ठीक है। तो ये क्या आता है पैसे दे रहा है, ठीक है। तो किसको दे रहा है, बैंक को दे रहा है। कितने टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए दे रहा है। तो उसी को क्या कहेगा, अगर उस पर कोई इंटरेस्ट लेगा ये, ठीक है, जब इनको पैसे देगा और उस पर क्या आते हैं इंटरेस्ट चार्ज करेगा कि इतने % मुझे क्या आते हैं वो चाहिए ब्याज दर इस पर लेना है मुझे, तो वो क्या होगा आपका रेपो रेट कहलाएगा, ठीक है। और बैंक दर क्या होगा, तो बैंक दर होता है वह ब्याज दर जिस पर RBI अन्य बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है। तो बैंक दर कौन सा होता है, बैंक रेट होता है जिस पे क्या आता है दीर्घकालीन जब ऋण देता है तो उस पर बैंक रेट होता है, ठीक। दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के लिए, ठीक है। और वैधानिक सरलता अनुपात यानी SLR की बात करें हम, तो देखो बैंकों को अपने जमा का एक निश्चित भाग अपने पास सदैव जमा कोष के रूप में रखना पड़ता है, इसे ही SLR कहते हैं। तो देखो जो भी कहते हैं बैंक के पास दिन भर में जो भी पैसे आए हैं उसका क्या आता है एक कुछ % होता है, ठीक है। उस % को अपने पास हमेशा सेव करके रखना पड़ता है, उसी को SLR कहा जाता है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं CRR क्या होता है, तो बैंक को अपना कुल जमा का एक निश्चित भाग RBI के पास रखना पड़ता है जिसे CRR कहते हैं। तो इसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। तो क्या होता है कि एक तो अपने पास रखेगा जो वो SLR हो गया, और जो एक RBI के पास रखेगा बैंक कुछ पैसा, ठीक है, सेविंग के रूप में, तो वो क्या होगा ये उसका CRR होगा, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, वह ब्याज दर जिस पर RBI अन्य बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। तो जब ये लोन दे रहा है, ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है कि जब अल्पकालीन ऋण दे रहा है ब्याज दर पर, तो क्या होता है इसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अब देखो इसमें फ़र्क समझ लेते हैं हम दोनों में क्या फ़र्क होता है। वह ब्याज दर जिस पर RBI अन्य बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है, ठीक है। तो जिस पर अन्य बैंकों क्या कर रहा है अल्पकालीन ऋण दे रहा है, और इसमें क्या कर रहा है वह ब्याज दर जिस पर RBI अन्य बैंकों से अल्पकालीन ऋण लेता है। तो जब यहाँ पे क्या आता है पैसे ले रहा है जब RBI, ठीक है, कुछ समय के लिए, तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहेंगे। और जब दे रहा है और उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम आपका रेपो रेट कहेंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात करते हैं बैंकिंग से महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो भारत में स्थापित प्रथम बैंक जो था वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो कि वर्ष 1770 में कोलकाता में इस्टेब्लिश होता है। प्रेसिडेंसी बैंक की अगर हम बात करें तो देखो बैंक ऑफ बंगाल 1906 में, और क्या आता है बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में, ठीक है। तो ये सारे बैंक बनाए जाते हैं उस वक्त पे। और क्या आता है वर्ष 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंक मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी जाती है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये तीनों बैंक थे अलग अलग, और उसके बाद क्या आता है 1921 में इन तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी गई। इंपीरियल बैंक की अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जुलाई 1955 को, और नया नाम भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI रखा गया। तो 1 जुलाई 1955 को SBI का गठन हो जाता है। और किन तीनों बैंक को मिलाकर होता है, तो ये आपको पता है बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक बनाया गया। और इंपीरियल बैंक को ही बाद में चेंज करके 1955 में क्या कर दिया गया SBI बना दिया गया, ठीक है। तो देखो भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था, तो वो अवध कॉमर्शियल बैंक था, ठीक है। तो अवध कॉमर्शियल बैंक कौन सा था, भारतीय द्वारा पहला संचालित बैंक, जिसकी स्थापना कब होती है 1881 में। और पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक कौन सा है, यानी कि पूरी तरह से जो भारत ही मतलब, ये तो देखो क्या था इसमें कि इसमें पैसा भी क्या था भारतीयों का लगा था, इसमें पैसा भारतीयों को नहीं लगा था। इसमें क्या आता है भारतीय द्वारा संचालित हो रहा था बस वो, ठीक है। अवध कॉमर्शियल वाला, इसमें पैसा भी भारतीयों का ही लगा होता है और संचालित भी भारतीयों द्वारा होता है। तो ये पंजाब नेशनल बैंक पहला था 1894 में, ठीक है ना। और अब देखो RBI की बात करते हैं। तो RBI क्या है, स्थापना की सिफारिश की थी हिल्टन यंग समिति ने। और परिचय की बात करें तो भारत का केंद्रीय बैंक है ये। और स्थापना तिथि की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को
इसकी स्थापना होती है आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, ठीक है। मुख्यालय की अगर हम बात करें तो मुंबई में है, और राष्ट्रीयकरण कब होता है तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हो जाता है। और म्यांमार बर्मा का केंद्रीय बैंक के रूप में भी काम कर रखा था इसने मार्च 1947 तक, और पाकिस्तान का केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया था 30 जून 1948 तक, ठीक है। उसके बाद प्रथम गवर्नर कौन होते हैं तो आपके ऑसबॉर्न स्मिथ होते हैं, और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे तो सीडी देशमुख थे, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है। देखो बैंकों का राष्ट्रीयकरण की बात करें तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में होता है। पहली बार 19 जुलाई 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। दूसरी बार 15 अप्रैल 1980 को 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। जब पहली बार किया जाता है तो इसकी राशि 50 करोड़ रुपये रखी गई थी, ठीक है। और दूसरी बार में आई थिंक 500 करोड़ थी। और बंधन बैंक की अगर हम बात करें तो स्थापना वर्ष 2001 में, मुख्यालय कोलकाता में। और भारतीय महिला बैंक की अगर हम बात करें तो स्थापना 19 नवंबर 2013 को, मुख्यालय नई दिल्ली, और एसबीआई में विलय 1 अप्रैल 2017 को, ठीक है। तो ये बात हमने देखी। अब देखो आगे हम बात करें जो आगे नेक्स्ट बैंक है, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि देखो बैंकों का विलय कैसे कैसे होता है ना। तो देखो वर्ष 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो जाता है, ठीक। और 1 अप्रैल 2017 को कौन कौन से बैंकों का विलय होता है तो देखो भारतीय स्टेट बैंक के अंदर ये विलय होता है। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, ठीक है, और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, और स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, ठीक है। ट्रावनकोर एक जगह है, ठीक है। और भारतीय महिला बैंक, ठीक है। इन सभी का विलय किसमें होता है तो भारतीय स्टेट बैंक के अंदर इसका विलय हो जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। और कब होता है तो 1 अप्रैल 2017 को होता है, ठीक। और 1 अप्रैल 2019 को इसका होता है तो विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर इसका विलय हो जाता है। और 1 अप्रैल 2020 को देखो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ठीक है, और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किसमें होता है तो पीएनबी में हो जाता है। और सिंडिकेट बैंक का विलय किसमें कैनरा बैंक में होता है, और इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में होता है, और आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का क्या होता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर विलय हो जाता है, ठीक है। वर्तमान में अगर हम बात करें सार्वजनिक बैंकों की कुल संख्या कितनी है तो 12 है। और भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है तो एसबीआई है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक कौन है तो एचडीएफसी है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा होता है तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, जिसने क्रेडिट कार्ड को जारी किया था। म्यूचुअल फंड की शुरुआत करने वाला पहला बैंक कौन सा है तो एसबीआई है। और विदेश लंदन में शाखा खोलने वाला पहला बैंक कौन सा है तो बैंक ऑफ बड़ौदा है आपका, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं और कि भारतीय क्या आता है प्रमुख भारतीय बैंक जो ये स्थापना कब कब होती है और उसके क्या कहते हैं डेट हमें देखनी है, ठीक है। काफ़ी समय हो चुका है, 1 आवर हो चुका है, ठीक है। तो ये वीडियो आई थिंक 30 मिनट और चलेगी, मोस्टली इससे ज़्यादा नहीं चलेगी, ठीक है। तो इसमें हम क्या था कंप्लीट कर ही जाएंगे। अब इसके बाद हम स्कीम्स को देखने वाले हैं, क्योंकि स्कीम्स भी पूछी जा रही हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, ठीक है। तो वो भी इंपॉर्टेंट है पेपर के मतलब से। देखो भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो 1 अप्रैल 1935, और एसबीआई की बात करें 1 जुलाई 1955, पंजाब नेशनल बैंक 1894, बैंक ऑफ बड़ौदा 20 जुलाई 1908 को स्थापना होती है, ठीक है। इंडियन बैंक की स्थापना 1907, यूको बैंक 1943, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919, और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि आरआरबी की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हो जाती है, ठीक है। और आयात निर्यात बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जिम जिसे बोलते हैं हम 1982 में, और राष्ट्रीय आवास बैंक 9 जुलाई 1988, और आपकी आईसीआईसीआई 1994, ठीक है, एचडीएफसी 1994, और आपका एक्सिस बैंक 1993 में इसकी स्थापना हो जाती है, ठीक है। राजकोषीय नीति की अगर हम बात करें तो देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजकोषीय घाटा क्या होता है तो कुल राजस्व प्राप्तियां प्लस कहते हैं हम कुल गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां और माइनस करते हैं हम कुल व्यय से, तो उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है राजकोषीय घाटा से, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो भी क्या आते हैं आपके पास सरकार के पास, ठीक है, जो भी क्या आते हैं पैसा आ रहा है, ठीक है, उसमें क्या आते हैं जो भी क्या आते हैं जो हम क्या ले रहे हैं लोन ले रहे हैं, ठीक है, ऋण ले रहे हैं, ठीक है, वो भी ऐड करो, ठीक है। 2 चीज़ें ऐड की कि हमने जो हम जीएसटी और बाकी इनकम टैक्स जो हमने कमाई की वो, और जो भी हमने लोन लिया वो दोनों चीज़ लिए, और उसमें जो हमने जो घटा दिया यानी कि किससे घटाया जितना भी हमने इस पर खर्च करा, यानी कि रोडें बनाने पे, हेल्थ सेक्टर में और बाकी जगहों पे जितना खर्च करा वो सारा का सारा अगर हम माइनस करेंगे तो जितना हमारा एक्सपेंडिचर था, ठीक है, और जितना हमने इनकम की थी तो हमारा क्या निकल के आएगा तो राजकोषीय घाटा निकल के आएगा। तो क्या हमें राजकोषीय घाटा कितना हुआ तो यही हम देखते हैं हर बार, ठीक है। और प्राथमिक घाटा क्या होता है तो राजकोषीय घाटा जो हमारा यहाँ से निकल के आता है उसमें से अगर हम ब्याज अदायगी को कर देते हैं, यानी कि देखो क्या हुआ था यहाँ पे
कि हमने किसको जोड़ा था, जो हमारा लोन भी ले रहा था मुझसे भी। तो अगर हम इसमें लोन में जो इंटरेस्ट देते हैं इसका, अगर हम इसको इंटरेस्ट को हटा दें, मतलब इंटरेस्ट भी हटा दें इसमें से, तो हमारा क्या निकल के आएगा, प्राथमिक घाटा निकल के आएगा। क्योंकि एग्जैक्टली जो हमें घाटा हो रहा है वो तो ये वाला हो रहा है ना, क्योंकि हमें ये तो देना ही देना था पैसा, ये हमारी अर्निंग थोड़ी थी। तो जो हमने लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट तो हमें पे करना ही था, तो उसका इंटरेस्ट को भी अगर हम हटा देते हैं तो हमारा प्राथमिक घाटा निकल के आता है। ठीक है। और राजस्व घाटा क्या होता है कि कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व आय। तो जितना भी हमें क्या आते हैं, कुल राजस्व व्यय मतलब जितना भी हमने खर्चा किया है, ठीक है, और जितना भी हमने क्या आते हैं हमारी आय थी, उन दोनों के बीच में से अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें, ठीक है, कि जितना भी हमारा इनकम थी उसमें से हमारा जो खर्चा था उसे घटा देंगे तो राजस्व घाटा निकल के आ जाएगा। ठीक है। और प्रभावी राजस्व घाटा की बात करें तो राजस्व घाटा माइनस राज्य को दिया गया विकास अनुदान। तो देखो इसमें क्या होता है कि जो हमारा राजस्व घाटा निकल के आया, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, उसमें से जो राज्य को जो अनुदान देते हैं, जो केंद्र सरकार है वो क्या करती है, राज्य को पैसा भी देती है ना अलग अलग, तो फिर जो निकल के आता है वो क्या निकलता है, प्रभावी राजस्व घाटा निकल के आता है। और बजटीय घाटा क्या होता है कि कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ। तो जितना भी व्यय किया हमने और जितना हमारे पास आया है उसमें माइनस कर दो तो क्या कहते हैं आपका बजटीय घाटा निकल के जाता है। अब बजट से रिलेटेड कुछ बातें समझ लेते हैं। ठीक, तो आय व्यय के विस्तृत विवरण को ही बजट कहते हैं, ये हमारे इसमें भी लिखा हुआ है। ठीक है। अब देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है, जो कि अनुच्छेद 112 के तहत होती है। ठीक है। और बजट का निर्माण वित्त मंत्रालय, अन्य मंत्रालय और नीति आयोग का व कैग की सहायता से होता है। ठीक है। और बजट वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर वित्तीय वर्ष यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर के बीच में होता है ना, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में वो फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, इतने टाइम तक के लिए होता है। बजट पेश करने के लिए 75 दिन के अंदर बजट का पारित होना आवश्यक है। अगर आपने बजट पेश किया है और तो 75 डेज के अंदर क्या आते हैं वो संसद में भी पास होना चाहिए। ठीक है। भारत का पहला बजट अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन ने 1860 में प्रस्तुत किया था। तो जेम्स विल्सन पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने क्या आते हैं बजट को पेश किया था इंडिया को 1860 में। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री कौन थे, आर के षणमुखम शेट्टी थे। ठीक है। तो इन्होंने क्या आया था पेश किया था 1947 में। ठीक है। और अब तक सर्वाधिक बार 10 बार किसने कराया, तो मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया है। और एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर आधार पर 1924 से आम बजट व रेल बजट को अलग अलग पेश करने की परंपरा शुरू हुई है। ठीक है। और 1 फरवरी 2017 से रेल बजट को आम बजट के साथ पुनः पेश करने जाना, मतलब 1924 में क्या हुआ था, इसको अलग अलग कर दिया गया था और बाद में 1 फरवरी 2017 क्या हुआ, दोनों को मर्ज करके साथ में बजट पेश किया जाने लगा है। ठीक है। आज देखो आगे बात करते हैं हम कि इन्फ्लेशन क्या होता है। तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में निरंतर होने वाली वृद्धि को मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी कि जब क्या आता है लगातार वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं चीज़ों में, तो उसे क्या कहते हैं उनके रेट में, तो उसे हम बोलते हैं मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन कहते हैं। मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तुएं एवं सेवाओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा के मूल्य का क्या आता है ह्रास हो जाता है। यानी कि सेवाओं की कीमत तो बढ़ेगी, जैसे सपोज ये पेन कल 1 रुपये का था, आज क्या होता है 10 रुपये का हो जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है, ये इसका क्या कहते हैं हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़ो कि क्या कहते हैं वस्तुएं एवं सेवाओं की कीमत में क्या कहते हैं कीमत बढ़ रही है, इसकी कीमत तो बढ़ गई है। ठीक है। लेकिन मुद्रा का मूल्य कम हो गया। मुद्रा का मूल्य कम होने का मतलब क्या होता है इसे समझ लेते हैं। ठीक है। तो जैसे 90 रुपये मुद्रा का मूल्य हो गया है डॉलर के, $1 के उसमें, तो ये क्या हो रहा है, ये मूल्य इसका कम होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि कल जो $1 जो था वो क्या कहते हैं 80 रुपये में आ जाता था, आज कितने में आ रहा है, 90 रुपये में $1 आ रहा है। तो इस तरह से इसके मूल्य में कमी हो रही है। ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना कि कभी हम देखते हैं ना कि $1 के मुकाबले हमारे इसमें क्या कहते हैं रुपया कितना गिर गया है, तो वही चीज़ें। ठीक है। अब देखो इन्फ्लेशन को नापते कैसे हैं, तो एक होता है आपका होलसेल प्राइस होता है WPI होता है, और एक होता है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि CPI होता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है। 2 तरीके के होते हैं। तो WPI क्या होता है कि यह सूचकांक वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग यानी कि DPIIT के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो DPIIT के द्वारा जारी किया जाता है। वर्तमान में मई 2017 से ही इस सूचकांक की गणना के लिए वर्ष 2011-12 को क्या कहते हैं आधार वर्ष यानी बेस ईयर सेट किया हुआ है। ठीक है। तो देखो आधार वर्ष क्या है 2011-12, और जारी कौन करता है, तो DPIIT जारी करता है इसे। ठीक है। और इसमें कुल कितने 697 वस्तुओं की कीमतों को शामिल किया गया है, और इसमें प्राथमिक वस्तुएं 117 हैं और ईंधन वाली 16 हैं और विनिर्मित उत्पाद वाली 566 शामिल हैं होल प्राइस इंडेक्स के अंदर। ठीक है। तो जारी कौन करता है, DPIIT। और क्या था आधार वर्ष क्या है उसका जारी करने का, तो 11-12, और इसमें टोटल कितनी वस्तुएं शामिल की गई हैं, तो 697। ठीक है। अब देखो बात करते हैं CPI। यह सूचकांक सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय यानी
कहते हैं MOSPI के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी किया जाता है। तो कौन जारी करता है? तो NSO जारी करता है। ठीक है, इसकी गणना वस्तुओं की खुदरा कीमतों के आधार पर की जाती है। ठीक है, जो इसकी कीमतें होती हैं उसके आधार पर की जाती है। इसमें वस्तुओं के साथ साथ मनोरंजन, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार आदि सेवाओं को भी शामिल किया जाता है और इसकी गणना के लिए 3 अलग अलग सूचकांक बनाए गए। तो देखो CPI कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए 3 आधार दिए गए हैं, सूचकांक बनाए गए हैं। एक है आपका देखो यहाँ पर है ग्रामीण क्षेत्र के लिए तो CPI R बोलते हैं उसे, शहरी क्षेत्र के लिए CPI U बोलते हैं, संयुक्त रूप से होता है तो C बोलते हैं। तो देखो R4 हो गया रूरल, U4 हो गया अर्बन, ठीक है, और C4 हो गया आपका कंबाइन। ठीक है, तो संयुक्त रूप से हो गया यानी कंबाइंड हो गया, तो ऐसे ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये 3 आधार हैं। अब यहाँ पे देखो नोट में बात की गई कि नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI फरवरी 2011 में जारी किया गया था, जिसमें 2012 के आधार वर्ष बनाया गया है। ठीक है, तो 2012 इसका आधार वर्ष बनाया गया है और औद्योगिक श्रम यानी कि IW और कृषि श्रमिक यानी AL और ग्रामीण श्रमिक यानी कि RL के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। इसे कौन जारी करता है? श्रम ब्यूरो जारी करता है। इनके बीच में किसमें? कृषि श्रमिकों का, ग्रामीण श्रमिकों का और क्या कहते हैं आपका, हाँ तो ये और क्या कहते हैं इसका औद्योगिक श्रमिकों का, इन तीनों को कौन जारी करता है? तो श्रम ब्यूरो जारी करता है इसे। ठीक है, और देखो भारत में मुद्रास्फीति का मापन थोक के मूल्य क्या आता है? मूल्य सूचकांक WPI के आधार पर किया जाता है, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, और विकसित देशों में मुद्रास्फीति का मापन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। तो भारत में WPI पे करते हैं। ठीक है, कि इन्फ्लेशन कितना हो रहा है, और जितने विकसित देश हैं, डेवलप्ड देश हैं, वहाँ पे किससे करते हैं? CPI से करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना हमें कि इंडिया क्या है? डेवलपिंग कंट्री है। अब देखो गरीबी क्या होती है। ठीक है, तो गरीबी की बात करते हैं हम। तो देखो गरीबी क्या होती है? गरीबी ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने पास उपलब्ध संसाधनों से न्यूनतम आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पाता है। इस न्यूनतम आवश्यकता को भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी न्यूनतम मानवीय आवश्यकताएं शामिल होती हैं। ठीक है, तो जिसमें भी क्या आते हैं, आप क्या आते हैं, जो बेसिक नीड के सामान है वो ना आपके पास हो, जैसे कि कपड़ा है, खाना है, ठीक है, घर है और आपका एजुकेशन है। ठीक है, और क्या आता है आपका स्वास्थ्य संबंधी जो भी चीज़ें आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं, तो आप क्या आते हैं गरीबी की उसमें। और देखो भारत में जो गरीबी का अनुमान है वो कौन लगाता है? तो NSSO के परिवार उपभोग व्यय के सर्वे के आधार पर इसका लगाया जाता है। ठीक है, और योजना आयोग अब नीति आयोग द्वारा, यानी कि जो अब नीति आयोग बन चुका है, द्वारा उपभोग व्यय स्तर पर शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रतिदिन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन गरीबी रेखा निर्धारित की गई है। तो देखो क्या कहते हैं आपका नीति आयोग द्वारा क्या कहा गया है कि कितना मतलब आप कंज्यूम करते हो, कितना आप खाते हो कि क्या कहते हैं आपको गरीब समझा जाएगा। तो अब बात की गई है कि अगर 2400 कैलोरी से अगर क्या कहते हैं कम मिल रहा है किसी ग्रामीण व्यक्ति को, ठीक है, तो वो क्या है? गरीब है। और क्या कहते हैं 2100 कैलोरी से कम मिल रहा है शहरी व्यक्ति को, तो वो गरीब है। अब इसमें क्या आता है वो क्यों बताया गया इतना? ठीक है, मतलब इतनी कैलोरीज क्यों बताई गई हैं? तो ये मैं आपको बताता हूँ। देखो कि गरीबी में वो गांव में ज़्यादा क्यों है और क्या आता है शहर में कम क्यों है? तो देखो शहर में क्या आता है लोगों का जो काम होते हैं वो मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन और बाकी सारी चीज़ों के जरिए हो जाते हैं, लेकिन जो गाँव का व्यक्ति होता है वो थोड़ा सा काम ज़्यादा करता है, तो इसलिए उसे कैलोरीज ज़्यादा चाहिए होती हैं, और शहर के लोगों को थोड़ा सा कैलोरीज कम में भी काम चल जाता है। इस वजह से शहर में जो स्टैंडर्ड है वो 2100 कैलोरीज का है और गाँव में जो स्टैंडर्ड है वो 2400 कैलोरीज का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखो जो अलग समिति थी उन्होंने क्या था मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। तो अलग समिति ने किस पे किया था? तो उन्होंने क्या था पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर क्या था गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। और नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवार की पहचान हेतु हाशिम समिति गठित की गई थी। तो कौन सी समिति गठित की गई थी BPL परिवारों की पहचान के लिए? ठीक है, नगर में मतलब शहरों के बीच में, तो ये थी आपकी हाशिम समिति, और इसने भी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो 2012 में प्रस्तुत की थी दिसंबर के टाइम पे। ठीक है, सुरेश तेंदुलकर समिति की बात करें तो 2004 से 5 में आती है। न्यूनतम आवश्यकताओं की टोकरी का विचार दिया था इन्होंने। ठीक है, और तेंदुलकर समिति की बात करें तो 11 से 12 के बीच में आती है, और 11 से 12 में भारत की गरीबी का स्तर जो था वो 21.9% था। अभी भी देखो गरीबी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि इंडिया का जो गरीबी का स्तर है वो घट के कितना आ गया है? 4.5% आ गया है। ठीक है, ये अभी कल परसों की बात है, तो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ कि 4.5% पे आ गया। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से हो सकता है सवाल बन जाएगा, अगर नहीं बनता है तो आगे किसी एग्जाम में ज़रूर बनेगा, क्योंकि अब ये लगातार न्यूज़ में रहने वाला है। ठीक है, श्री रंगराजन समिति की अगर हम बात करें तो देखो श्री रंगराजन समिति की 2012 के अनुसार 11-12 में भारत में 29.5% लोग गरीब थे। ठीक है ना, और देखो अलग अलग समिति से अपना अपना स्टैंडर्ड अलग अलग सेट करती थी। कुछ का मानना कुछ अलग होता था कि हमारा स्टैंडर्ड ये है कि हम इसे गरीब मानेंगे। जैसे सपोज़ किसी ने माना कि 30 रुपये कमाने वाला क्या आते हैं अमीर है, तो भाई ये कोई स्टैंडर्ड तो हुआ नहीं, लेकिन इन लोगों के अकॉर्डिंग तो हुआ।
तो अगर ये स्टैंडर्ड मान के चलेंगे तो लोगों की संख्या तो कम आ जाएगी ना पॉपुलेशन में। अगर कोई बंदा कह रहा है कि 3,000 रुपये कमाने वाला है, उससे 3,000 से नीचे वाला क्या था गरीब है, तो ये ओके है हाँ कि भाई 3,000 से कम अगर महीने में कमा रहा बंदा तो गरीब होगा, एक्चुअल में गरीब होगा। तो ये स्टैंडर्ड सही है। तो इसके हिसाब से जो मानेगा जाएगा वो उसमें ज़्यादा क्या आते हैं वो निकलेंगे लोग, है कि नहीं। तो 3,000 से ज़्यादा वाले ज़्यादा ही लोग होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरह से गरीबी का निर्धारण करते हैं कि 21% और 29.5% ये आ गया अपने आप आंकड़ा। गरीबी की संस्कृति का विचार ऑस्कर लुईस द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो गरीबी की संस्कृति का विचार किसने दिया था, तो ऑस्कर लुईस ने दिया था, ठीक। और आय के विषमता का मापन लॉरेंज वक्र द्वारा किया जाता है। तो आय में जो क्या आता है वो होता है उसे लॉरेंज वक्र द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो दैट्स ठीक है। तो देखो गाइस, एक मिनट है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अभी कंटिन्यू करते हैं इसे।